ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 101। मेरे प्यारे भाई। ये पहली बार था जब वांग बाओले को स्पिरिट ब्रीथ विलेज में प्रवेश करने के बाद से दाओ कॉलेज के एक सहपाठी से मदद के लिए कॉल आया था। आखिरकार जब जेड स्लिप को हेल्पलाइन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था तो इसकी सीमा होती थी। जब तक ये नज़दीक न हो तब तक इसे क्षेत्र में चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण सफलतापूर्वक प्रसारित नहीं किया जा सकता था। ये केवल इथरियल दाओ कॉलेज के लिए ही अद्वितीय नहीं था, अन्य 3 दाओ कॉलेजों के लिए भी यही स्थिति थी, लेकिन उस कमी के बावजूद जेड स्लिप की एक निश्चित उपयोगिता थी। अभी वांग बाओले ने अपना सिर नीचे किया हुआ था और वह पूरे ध्यान से जेड स्लिप को देख रहा था। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा जेड स्लिप में प्रवाहित हुई, वह दूसरे पक्ष के स्थान का पता लगाने में कामयाब रहा और तेज गति से वहां पहुंच गया। इससे पहले वांग बाओले ने अपने सभी सहपाठियों की मदद की थी जिनसे वह रास्ते में मिले थे। इथरियल दाओ कॉलेज के धार्मिक आर्मामेंट संकाय के 3 रोल्स हेड प्रीफेक्ट के रूप में उन्हें लगा कि जब दूसरों को मदद की ज़रूरत होती है तो वे उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इस तरह से काम करना आंशिक रूप से उनका अपना स्वभाव था, लेकिन वे उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं से भी प्रेरित थे जिन्हें उन्होंने अतीत में पढ़ा था, जहां उन्होंने संबंध बनाने के महत्व को देखा था जो अधिक दोस्त बनाने पर निर्भर करता था। दूसरों की मदद करना एक प्रभाव बनाने और दोस्ती विकसित करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। इसलिए वांग बाओले ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना कुछ ऐसा था जिससे उन्हें खुशी मिलती थी और यह उन सिद्धांतों के अनुरूप था जिनके बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों की आत्मकथाओं में पढ़ा था। उन्होंने पहल की और उस स्थान पर पहुंच गए जहां जेड स्लिप इशारा कर रही थी। वांग बाओले से पहले उस क्षेत्र में एक घाटी थी जिसकी ओर जेड स्लिप इशारा कर रही थी। घाटी में जुओ युफान एक पतंग की तरह था जिसकी डोरी हवा में उछलने और जमीन पर जोर से गिरने के कारण कट गई थी। जैसे ही उसके मुंह से ताज़ा खून रिसने लगा, उसके हाथों में पकड़ी हुई आपातकालीन संचार जेड स्लिप भी लुढ़क गई। घायल जुओ युफान अपने हाथों को सहारा देते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह अस्त व्यस्त और बुरी तरह से पीटा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे और उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जो आक्रोश और उन्माद से भरी हुई थीं। उसने गुर्राहट की और अपने सामने खड़ी आकृति को घूर कर देखा, एक युवक की आकृति जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही थी। जुओ यिक्सियन। वह युवक जुओ यिक्सियन था जो सफ़ेद लबादा पहने एक सुंदर लड़का था। वह बहुत ही ज्यादा तैरता हुआ दिख रहा था। वह वहीं खड़ा था। उसने जुओ युफान को लात मारने के लिए जिस पैर का इस्तेमाल किया था उसे वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्रोधित हो मेरा छोटा भाई। जब जुओ यिक्सियन बोला तो उसके पीछे से हंसी की लहरें उठीं। थोड़ी ही दूर पर वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्र थे जो सफ़ेद दाओवादी लबादे पहने हुए थे। उनमें से प्रत्येक अपनी युद्ध क्षमताओं में उन्नत था। उनमें से अधिकांश के पास पहले से ही 6 इंच की स्पिरिट रूट थी। वे सभी 7 इंच की स्पिरिट रूट को घेरते हुए शांत और घमंडी दिख रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह 7 इंच की स्पिरिट रूट बिना चेहरे की नहीं थी, बल्कि पहले से ही जुओ युफान की शक्ल में बदल चुकी थी। इस परिदृश्य में यह स्पष्ट लग रहा था कि जुओ यिक्सियन ने अपने कॉलेज के छात्रों को जुओ युफान को 7 इंच की सच्ची सांस को अवशोषित करने से रोकने के लिए प्रेरित किया था ताकि वे इसके बदले स्पिरिट रूट प्राप्त कर सकें। हेड प्रीफेक्ट यिक्सियन, तो यह वह बेकार छोटा भाई है जो आपको चुनौती देने की कोशिश करता रहता है, जिसके बारे में आप हमेशा बात करते रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो वाइट डियर दाओ कॉलेज में दाखिला नहीं ले सका और उसे इसके बजाय इथरियल दाओ कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा, उसके पास क्या क्षमताएं होंगी। जुओ युफान की 7 इंच की स्पिरिट रूट को घेरने वाले लोगों ने मजाक उड़ाया। मैंने आप सभी के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया है। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो मैं आप सभी को वाइट डियर दाओ कॉलेज के ऊपरी अकादमी में सफलतापूर्वक प्रवेश पाने के जश्न के रूप में एक उपहार दूंगा। जुओ यिक्सियन की मुस्कान वसंत की हवाओं की तरह थी, जो अपने आप में विनम्र थी। वाइट डियर दाओ कॉलेज के सभी 6 छात्र दिल खोलकर हंसे। उन्हें जुओ यिक्सियन की स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। साथ ही वे इस असाधारण हेड प्रीफेक्ट से परिचित होने के लिए बहुत उत्सुक थे, जो वाइट डियर दाओ कॉलेज के सभी छात्रों में सबसे बेहतरीन थे। ये देखकर कि पूरी स्थिति संभावित मुक्ति के बिंदु से आगे बढ़ गई है, जुओ युफान ने दयनीय रूप से अपने मुंह से ताज़ा खून उगल दिया। वह क्रोधित था, लेकिन असहाय भी था। भले ही 7 इंच की आत्मा जड़ उसकी आंखों के ठीक सामने थी, लेकिन वह उसकी पहुंच से परे थी और सब कुछ बस दयनीय था। भले ही वह कॉम्बैट फैकल्टी का हेड प्रीफेक्ट था और पिछले 1 साल से बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन जब उसका सामना अपने बड़े भाई से हुआ, जिसने बचपन से ही हर संभव तरीके से उससे बेहतर प्रदर्शन किया था, तो वह उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उसके पास 6 अन्य सहायक थे। उन्हें उस पर हमला करने की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 7 इंच की आत्मा जड़ को घेरने का उनका सरल कार्य उसे निराशा में डालने के लिए पर्याप्त था। मेरे प्यारे छोटे भाई, परिवार के नाजायज़ बेटे के रूप में ये तथ्य कि आप इथरियल दाओ कॉलेज में प्रवेश पा सके, हमारे प्यारे पिता की उदारता को दर्शाता है।
उस अयोग्य पत्नी की नाजायज संतान के रूप में 6 इंच की अवस्था प्राप्त करना ही सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं। झुओ यिक्सियन के चेहरे पर मुस्कान बनी रही क्योंकि वह झुओ युफान के सामने बैठ गया और उसके चेहरे को थपथपाया। 7 इंच की स्पिरिट रूट के बारे में तुम इसके बारे में भी मत सोचो। झुओ युफान के चेहरे पर हरी नसें फड़क उठीं क्योंकि उसका अपमान किया जा रहा था। उसकी आंखें और भी लाल हो गईं और उसने अपनी मुट्ठी को और भी जोर से कस लिया, इस हद तक कि उसके हाथ के पीछे की रक्तवाहिकाएं फटने वाली थीं। जैसे ही वह जवाबी हमला करना चाहता था, उसके बड़े भाई ने उसे एक ठंडी नज़र से देखा और फिर सीधे उसकी छाती पर मुक्का मारा, जिससे उसके मुंह से एक बार फिर से ताज़ा खून बहने लगा। उसने जो ऊर्जा जुटाई थी वह झुओ यिक्सियन के हमले से बिखर गई। क्यों परेशान हो? तुम बचपन से ही ऐसे ही हो। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी आंखें कितनी निकालना चाहता हूँ? तुम्हारी निगाहें, ये बहुत कष्टप्रद है। झुओ यीशन ने मुस्कुराते हुए अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए धीरे से कहा। झुओ यीशन ने जोर से सांस ली क्योंकि उसके शरीर में असहनीय दर्द फैल गया। हालांकि वह असहाय था। झुओ यीशन के शब्दों से उसकी यादें उभर आईं और वे उसके दिमाग में फिर से घूम रही थीं। इथरियल डाओ कॉलेज के अपने सहपाठियों के लिए वह एक रहस्यमय पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति था, लेकिन वह असाधारण लड़ाकू क्षमताओं वाला भी व्यक्ति था जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। हालांकि वास्तव में उसका बचपन कड़वा था। नाजायज बेटे के रूप में उसकी मां की बहुत पहले मृत्यु हो गई थी और उसके पिता उसके प्रति ठंडे और भावहीन थे। उसका बचपन ठंडा और अकेला था। उसके बड़े भाई ने उसे वर्षों तक लगातार प्रताड़ित और दबाव डाला था। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक बार जब वह इथरियल डाओ कॉलेज में प्रवेश कर लेगा तो वह अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकता है और खुद को परिवार के कबीले से दूर कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 7 इंच की स्पिरिट रूट प्राप्त करने की उसकी यात्रा में उसके बड़े भाई द्वारा बाधा उत्पन्न की जाएगी। हार मत मानो, ठीक है? तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य पहले ही तय कर लिया है। झुओ यिक्सियन ने झुओ युफान के चेहरे पर फिर से थपथपाया, जिससे उसकी आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। इसके बाद मैं तुम्हारे पास मौजूद सभी उपचार की गोलियां छीन लूंगा ताकि तुम अपनी गंभीर चोटों से कोमा में चले जाओ। फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह बंद कर दूंगा जहां से तुम भाग न सको, लेकिन चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें होश आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी चोटें और भी गंभीर हो जाएंगी। तुम्हें एहसास होगा कि खुद को बचाने का एकमात्र तरीका 6 इंच की स्पिरिट रूट के रूप में प्राचीन मार्शल आर्ट को तोड़ना और सच्ची सांस के दायरे में चढ़ना होगा। जब तुम सच्ची सांस तक पहुंचोगे तभी तुम अपनी चोटों की शक्ति का उपयोग करके रहस्यमय दायरे से बाहर निकलने के लिए निष्कासन बल का उपयोग कर सकते हो। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है न? झुओ यीशन के शब्द झुओ युफान के कानों में साफ साफ घुस गए। वे क्रूर और दुष्ट थे, जिससे झुओ युफान की आंखों में खून बहने लगा और वह उन्माद के कगार पर पहुंच गया। हालांकि वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। अपनी निराशा में उसने ज़ेड स्लिप को देखा जो उससे दूर लुढ़क गई थी, क्योंकि यह उसका एकमात्र मौका था। इसे देखने की जहमत मत उठाओ। जो भी तुम्हारी मदद के लिए आएगा वह तुम्हारे द्वारा फंसाया जाएगा। झुओ यीशन ने हंसते हुए झुओ युफान को उठाया, उसे उस जगह पर फेंक दिया जहां ज़ेड स्लिप गिरी थी और फिर उसने ज़ेड स्लिप पर पैर रखकर उसे अपने पैरों से टुकड़ों में तोड़ दिया, मानो झुओ युफान में उम्मीद की आखिरी किरण को बुझाना चाहता हो, इससे पहले कि वह जाने के लिए मुड़े। टूटी हुई ज़ेड स्लिप को देखकर झुओ युफान ने अपनी सारी शारीरिक शक्ति खो दी और निराशा में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जैसे ही ज़ेड स्लिप तोड़ी जा रही थी, ठीक उसी समय झुओ युफान ने अपनी आंखें बंद की। दूर से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। यह एक गुस्से वाली दहाड़ थी जो झुओ युफान को जानी पहचानी लगी। ये गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी जो जोर से फट रही थी। झुओ यिक्सियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही आवाज़ आए, वांग बाओले की आकृति बिजली की एक बोल्ट की तरह थी जो सांस रोक देने वाली गति के साथ तुरंत प्रकट हुई। वह झुओ यिक्सियन के सामने पहुंचा और उसे तुरंत मुक्का मारा। घटनाओं का अचानक मोड़ बहुत अचानक हुआ। चाहे झुओ यिक्सियन हो या उसके 6 सहपाठी, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, वांग बाओले की मुट्ठी पहले ही उतर चुकी थी और जोरदार, प्रभावशाली धमाके के साथ ध्वनि अवरोध को तोड़ते हुए सभी दिशाओं में फैल गई। झुओ यिक्सियन के चेहरे पर भाव गायब हो गए। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसने झुओ युफान को अपने हाथों से उठाया और उसे ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया। उसकी अंगूठी भी चमक उठी, जिससे वांग बाओले के मुक्के को रोकने के लिए उसकी सुरक्षा कवच खुल गई। तुरंत जोरदार धमाके हुए। झुओ यिक्सियन ने महसूस किया कि एक तीव्र बल उस पर गिर रहा है, जैसे कि उसे तेज गति से चल रही ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने झुओ युफान पर अपनी पकड़ खो दी। वह बहुत बड़ी ताकत से हवा में उछल गया और जब वह हवा में था, धर्म खजाने से निकलने वाली चमक परत दर परत टूट गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ ये पूरी तरह से बिखर गया और झुओ यिक्सियन का शरीर 100 फीट से भी ज्यादा दूर फेंका गया।
जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके मुंह के कोने से खून की धार बहने लगी और सिर उठाने पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जुओ युफान के बगल में जो व्यक्ति दिखाई दिया था वह कोई और नहीं बल्कि वांग बाओले था। वांग बाओले। जुओ यिक्सियन की सांसें तेज थीं और उसने तुरंत वांग बाओले को पहचान लिया। उसी समय उसके 6 सहपाठी भी चौंक गए और वांग बाओले को देखकर उनकी सांसें रुक गईं। वांग बाओले की गति इतनी तेज थी और उसके मुंह की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि यह पल्स एनरिचमेंट की उनकी समझ से परे थी। कुछ हद तक वे उसके मुंह की शक्ति से चकित थे। उसके पास किस तरह की साधना है। हेड प्रीफेक्ट यिक्सियन की धार्मिक कलाकृति सुरक्षा कवच इतनी आसानी से टूट गई। जब ये लोग सदमे में थे, जुओ युफान ने अपनी आंखें खोलीं और बगल में खड़े वांग बाओले को घूरते हुए देखा। वह भी आश्चर्य से जम गया था। भले ही उसने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वांग बाओले ही उसकी मदद के लिए आएगा, क्योंकि उनका इतिहास कुछ हद तक अप्रिय था। उनके बीच की दुश्मनी के बावजूद वांग बाओले फिर भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार था। इसने जुओ युफान को काफी प्रभावित किया और उसके दिल में जटिल भावनाएं उमड़ पड़ीं, जिसमें अपराध बोध का भी संकेत था। जुओ युफान की जटिल भावनाओं को न देखते हुए वांग बाओले ने जुओ युफान की ओर पीट करके मुड़कर जुओ यिक्सियन को देखा। उसका चेहरा अमित था और उसकी आंखों से क्रोध स्पष्ट था। वह वहां देर से पहुंचा होगा, लेकिन उसके सामने की स्थिति को देखते हुए वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। उसे समझ में नहीं आया कि जुओ युफान और जुओ यिक्सियन, जो भाई थे, के बीच ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये स्पष्ट था कि जुओ यिक्सियन अपने कार्यों में बेहद दुष्ट और क्रूर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिर्फ छीन रहे हो, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है। हालांकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा यही करना चाहिए। तुमने न केवल किसी का अवसर छीना, बल्कि तुमने दूसरों की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। यह बहुत ज्यादा है। वांग बाओले, ये 5 पीढ़ी के आकाश कबीले का निजी मामला है। यदि आप अभी चले जाते हैं तो मैं दिखावा कर सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ और आपको एक बहुत बड़ा उपहार भी दे सकता हूं। जुओ यिक्सियन भयानक लग रहा था, यहां तक कि थोड़ा डरा हुआ भी। वांग बाओले के हमले ने अभी भी सदमे में उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया था। हर चीज पर ध्यान से और पूरी तरह से विचार करें। यह एक निजी मामला है और दाओ कॉलेजों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। शुरू से अंत तक मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस पर हमला किया था और मेरे किसी भी सहपाठी ने इसमें भाग नहीं लिया था। उन्होंने केवल 7 इंच की आत्मा जड़ को घेरने में मेरी मदद की। यदि यह कोई और होता तो जुओ यिक्सियन ने समझाने की जहमत नहीं उठाई होती। इसके बजाय वह दूसरे पक्ष पर हमला करके उसे डरा देता। हालांकि वह वांग बाओले का सामना कर रहा था और उसके पास धैर्यपूर्वक खुद को समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निजी मामला। वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। भले ही वह जुओ युफान से भिड़ गया था, लेकिन वे आखिरकार सहपाठी थे। इसके अलावा उनके बीच टकराव इतना गंभीर नहीं था कि उसे सुलझाया न जा सके। अगर उसने स्थिति को नहीं देखा होता तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन चूंकि उसने इसे देखा था, हेड प्रीफेक्ट, एक सहपाठी और एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, वह अनैतिक महसूस किए बिना इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। मुझे परवाह नहीं है कि यह एक निजी मामला है या नहीं। शक्तिशाली वांग बाओले इसमें हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। वांग बाओले ने सीधे सामने देखा और जिस क्षण उसने कहा, उसने हमला किया। वह जुओ यिक्सियन पर नहीं बल्कि वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्रों पर हमला कर रहा था जो 7 इंच की स्पिरिट रूट को घेरे हुए थे। वे आश्चर्यचकित थे, भले ही वे जानते थे कि वांग बाओले जल्दबाजी में और अतिवादी थे। वाइट डियर दाओ कॉलेज के छात्र होने के नाते उनके अभिमान ने उन्हें पीछे हटने से रोक दिया। इसके बजाय वे सभी आगे बढ़े, सामूहिक रूप से वांग बाओले का विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस क्षण उन्होंने हमला किया, वांग बाओले ने तुरंत अपना बायां हाथ उठाया और दर्जनों उड़ती हुई तलवारें उभरी, जो ऐसा व्यवहार कर रही थीं जैसे कि उन्हें तलवार कीनेसिस के माध्यम से नियंत्रित किया गया हो। एक शानदार वाइब देते हुए वे सीधे उन 6 की ओर बढ़े। तलवार कीनेसिस। 6 छात्र हैरान रह गए और उन्होंने इसका विरोध करने के प्रयास में जल्दी से अपनी धार्मिक कलाकृतियां वापस ले लीं। वांग बाओले की चाल बहुत तेज थी। जैसे ही 6 छात्रों ने प्रभाव का विरोध करने का प्रयास किया, जुओ युफान की अभिव्यक्ति बदल गई। वह मदद करना चाहता था, लेकिन वांग बाओले ने पहले ही दिशा बदल ली थी। उसका अंतिम लक्ष्य जुओ यिक्सियन या 6 छात्र नहीं थे, बल्कि जुओ युफान की 7 इंच की स्पिरिट रूट थी। वांग बाओले की तीक्ष्णता के साथ जिस क्षण वह पहुंचा, उसने पहले ही स्थिति का आकलन कर लिया था और निष्कर्ष निकाला था कि 7 इंच की स्पिरिट रूट सबसे महत्वपूर्ण थी। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ा, 7 इंच के स्पिरिट रूट के पास पहुंचा जो पीछे हटने की निरर्थक कोशिशों के कारण अपनी चोटों के कारण दम तोड़ रहा था। उसे पकड़कर उसने जोर से पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 7 इंच का स्पिरिट रूट अब प्रभाव को झेल नहीं सका। ये हवा में बिखर गया, एक हरे कोहरे में बदल गया और सीधे जुओ युफान की ओर बढ़ा और फिर उसके शरीर में समा गया। उड़ती तलवारों की घेराबंदी के तहत वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्र डरे हुए और गुस्से में दिख रहे थे। वे पीछे हट गए।
वे फैलकर झुओ युफान को हरे कोहरे को अवशोषित करने से रोकना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वांग बाओले की खतरनाक आवाज़ सुनाई दी। इस बारे में ध्यान से सोचो तुम सब। इससे पहले कि हर घटना को एक अवसर को छीनने और अपने सहपाठी की मदद करने की घटना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो दोनों ही गंभीर नहीं हैं। हालांकि अब जब झुओ युफान ने अवशोषण प्रक्रिया शुरू कर दी है, जब तक कि कोई गहरी दुश्मनी न हो, अगर आप में से कोई भी हस्तक्षेप करता है तो इसे ईथरियल दाओ कॉलेज के छात्र के भविष्य को अवरुद्ध करने का प्रयास माना जाएगा। मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगा। आप सभी ने पहले ही व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के ऊपरी अकादमी में जगह हासिल कर ली है। निश्चित रूप से आप में से कोई भी इस तरह के छोटे मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहेगा जो आपके पदों को खतरे में डाल सकता है ना? वांग बाओले के शब्दों को सुनकर 6 छात्रों के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वे तुरंत शांत हो गए। वांग बाओले ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। वास्तव में अगर अवशोषण शुरू नहीं हुआ होता तो यह घटना कोई गंभीर नहीं होती, क्योंकि इसे केवल किसी के अवसर को छीनने का मामला माना जाता, जो कि कुछ हद तक सभी ने किया होता। हालांकि चूंकि अवशोषण प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए इसे रोकने के किसी भी प्रयास को वर्जित माना जाएगा और 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों के नियमों को चुनौती दी जाएगी। इसके अलावा वे झुओ युक्सियन नहीं थे जो झुओ युफान के रक्त से संबंधित थे, जिससे उनकी साझा पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए स्थिति को और अधिक समझा जा सकता है। इस मामले में अगर वांग बाओले ने उनके गलत कामों के सबूतों को पकड़ लिया तो वे गंभीर रूप से वंचित हो जाएंगे। वांग बाओले, तुमने मेरी सफलता को विफल करने की हिम्मत कैसे की? सब कुछ देखकर झुओ युक्सियन गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखों में मारने की तीव्र इच्छा प्रकट हुई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, एक गोली निकाली और उसे तुरंत निगल लिया। इसके तुरंत बाद उसके शरीर की आभा तेजी से बढ़ी और वह सीधे और भयंकर रूप से चौड़े कदमों के साथ वांग बाओले की ओर बढ़ा। जब उसने हमला किया तो उसके पीछे एक ब्रह्मपूर्ण आकृति दिखाई दी। यह उसकी अविश्वसनीय गति के कारण नहीं बनी थी, इसके बजाय ये रक्त क्यूई के संचय से बनी थी। एक हल्की लाल चमक दिखाई दी और इसने वांग बाओले को खतरा महसूस कराया। वांग बाओले, उसने 5 पीढ़ी के आकाश कबीले के लिए अद्वितीय पूर्व अवतार की गोली निगल ली है, जिससे उसे 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की रहस्यमय तकनीकों से लैस होने की अनुमति मिलती है। झुओ युक्सियन के पीछे की आकृति उसके द्वारा एकत्रित पिछले अवतार का परिणाम है। यह उसकी युद्ध क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। झुओ युफान ने तुरंत वांग बाओले को बताया कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दृश्य को देख रहा था जबकि आत्मा जड़ का अवशोषण जारी था। जब झुओ युफान अभी भी वांग बाओले को सूचित कर रहा था, झुओ युक्सियन पहले से ही वांग बाओले के पास आ गया था। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से लात मारी और उसकी पीठ के पीछे उसके पिछले अवतार ने भी जोरदार धमाके के साथ ऐसा ही किया। उनकी किक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती हुई और एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई लग रही थी, जिससे झुओ युक्सियन की किक चमकदार लाल हो गई। न केवल उनकी गति तेजी से बढ़ी, बल्कि उनकी शक्ति भी काफी बढ़ गई। इस संयोजन ने ध्वनि अवरोध को तोड़ दिया, जिससे एक बहरा ध्वनि उत्पन्न हुई जो सीधे वांग बाओले पर हमला करती थी। वांग बाओले की आंखें सतर्क और चौकस थीं। झुओ युक्सियन की नकल करते हुए उसने भी अपना दाहिना पैर उठाया और झुओ युक्सियन पर जोरदार लात मारी। बहरा करने वाला धमाका आसमान को हिला गया। एक महासागर की तरह एक रक्त की सुनामी फट गई। झुओ युक्सियन ने एक धीमी आवाज निकाली और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इस मोटे की ताकत कुछ समय पहले की तुलना में अब और भी अधिक क्यों है? झुओ युक्सियन के दाहिने पैर का पिछला अवतार तुरंत बिखर गया, जैसे कि उसने झुओ युक्सियन की जगह पर वार झेला हो। झुओ युक्सियन को कोई चोट नहीं लगी और भले ही वह सदमे में था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक छोटी काली तलवार तुरंत दिखाई दी, जो वांग बाओले की छाती को छेदने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ निर्देशित थी। दिलचस्प, वांग बाओले की आंखें चमक उठीं, यह महसूस करते हुए कि झुओ युक्सियन कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था। उसी क्षण उसके शरीर में भक्षण करने वाला बीज फूट पड़ा और उसके दाहिने हाथ की हथेली से एक शक्तिशाली अवशोषण बल निकला। इस बल ने न केवल झुओ युक्सियन की छोटी तलवार को प्रभावित किया, बल्कि इसने झुओ युक्सियन के भौतिक शरीर को भी निर्देशित किया। इस अचानक अवशोषण बल के कारण झुओ युक्सियन अचंभित रह गया। उसके लिए मुक्त होने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक क्रूर मुस्कान के साथ वांग बाओले ने सीधे झुओ युक्सियन की छाती पर एक भारी, प्रभावशाली किक मारी। एक जोरदार धमाके के साथ झुओ युक्सियन की उंगली पर अंगूठी चमक उठी और एक सुरक्षात्मक कवच ने एक बार फिर उसके शरीर को ढक लिया। भले ही यह वांग बाओले की किक का विरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन यह तुरंत विघटित हो गया और झटके के कारण झुओ युक्सियन का शरीर पीछे की ओर चला गया। वांग बाओले तेजी से आगे बढ़ा और एक भारी कदम के साथ वह तुरंत बाहर निकल गया। उसका दाहिना हाथ पास में उड़ती हुई तलवारों की ओर इशारा कर रहा था। चुंबकीय शक्तियों के नियंत्रण में उड़ती हुई तलवारें अचानक हवा में उड़ गईं। हालांकि झुओ युक्सियन एक समृद्ध युद्ध अनुभव वाला व्यक्ति था।
जैसे ही वह पीछे हटा, उसकी आंखों में क्रूरता का भाव दिखाई दिया और उसने अपने हाथों से अपनी छाती पर जोर से मारा, जिसके परिणामस्वरूप मुंह से काला खून बह निकला। पिछला अवतार छाया हत्या। जिस क्षण उसने कहा, उसके शरीर के भीतर रक्त क्यूई अवतार, जो मूल रूप से प्रभाव के कारण एक पैर खो चुका था, अचानक अलग हो गया, उसके शरीर से बाहर निकल गया और सीधे वांग बाओले पर हमला किया। जैसे ही वह वांग बाओले के पास पहुंचा, वह फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ और विस्फोट से हवा में उड़ी धूल ने तुरंत वांग बाओले को घेर लिया। झुओ यिक्सियन का बहुत खून बह गया, ऐसा लग रहा था कि उसके पिछले अवतार के विस्फोट ने उसे भी प्रभावित किया था। उसके पास खून पोंछने का समय नहीं था और पीछे हटते समय उसकी उंगली पर पहनी अंगूठी एक बार फिर चमक उठी। सुरक्षा कवच के दिखने के साथ ही उस पर निशाना साध रही उड़ती तलवारें रुक गईं। झुओ यिक्सियन ने तीखे स्वर में हंसते हुए कहा कि प्रभाव की आवाज़ गूंज रही थी, वांग बाओले, तुम वाकई मजबूत हो। हालांकि मेरे परिवार के कबीले से मिले आत्म सुरक्षा के खजाने की वजह से तुम वंचित हो। पास में मौजूद 6 वाइट डियर दाओ कॉलेज के छात्र सदमे में खड़े थे। उन्होंने देखा कि झुओ यिक्सियन की सुरक्षा कवच टूट गई और फिर से बन गई, और उन्हें एहसास होने लगा कि उसकी अंगूठी कोई साधारण वस्तु नहीं थी। हालांकि जैसे ही झुओ यिक्सियन ने बात की, पिछले अवतार के विस्फोट से बने धूल के बादल से क्षणिक हंसी उभरी। बस इतना ही है तुम्हारे पास। जैसे ही आवाज़ सुनी गई, झुओ यिक्सियन अचंभित रह गया। धूल के बादल में एक सुनहरी चमक अचानक उभरी और यह आसमान में उड़ गई। सुनहरी चमक चमकदार और मनमोहक थी, और जैसे जैसे ये फैलती गई, इसने रक्त क्यूई का एक महासागर बना दिया जो सभी दिशाओं में फैल गया। वांग बाओले अंदर से बाहर निकला, उसकी गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वह एक सुनहरी चमक लिए हुए था और झुओ यिक्सियन के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? वांग बाओले ने पूछा। उसका शरीर एक सुनहरी चमक में लिपटा हुआ था, जिससे वह स्वर्ग से आए देवता जैसा लग रहा था। पूरा इलाका एक पल के लिए शांत हो गया। हर किसी के दिमाग में हलचल मच गई और वे अचंभित होकर वांग बाओले को देखने लगे। वह अपने पूरे शरीर पर एक सुनहरी चमक बिखेर रहा था, उसके पीछे रक्त क्यूई का एक समुद्र था। उसका शक्तिशाली रूप एक लड़ाकू देवता जैसा था, जिसे आसानी से पराजित या छोटा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसने झुओ यिक्सियन के शरीर को आसमान में ऊपर उठाया था। उसके शरीर से निकलने वाली दमनकारी शक्ति सभी को विशेष रूप से चौंका रही थी, जिससे उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। झुओ यिक्सियन पहले से ही वाइट डियर दाओ कॉलेज के हेड प्रीफेक्ट के रूप में बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था। वह चुने हुए व्यक्ति की तरह था, और जब उसने पूर्व अवतार की गोली निगल ली, तो उसने अपनी क्षमता से परे शक्तियों को प्रकट किया। झुओ यिक्सियन उस समय उस स्थान पर खड़ा था जिसे लोग पल संवर्धन के शिखर पर मानते थे, ऐसा कि उसे आधा कदम सच्चा श्वास विशेषज्ञ मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिरकार 5 पीढ़ी के आकाश कबीले की साधना तकनीकों के संयोजन से बने रक्त क्यूई अवतार को एक निश्चित सीमा तक धर्म मंत्र माना जाता था। फिर भी ये वांग बाओले की तुलना में कुछ भी नहीं था। अभी वांग बाओले द्वारा झुओ यिक्सियन को गर्दन से पकड़कर आसमान की ओर उठाने का दृश्य सभी के दिलों और दिमागों में भावनाओं को जगा रहा था, उन्हें अवर्णनीय सदमे से भर रहा था जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सन्नाटे में केवल सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि झुओ युफान भी अपनी सांस रोककर कांप रहा था। हालांकि वह जानता था कि वांग बाओले मजबूत है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक शक्तिशाली है। दर्शकों को जो झटका लग रहा था, उसकी तुलना में झुओ यिक्सियन, जिसकी गर्दन वांग बाओले की मजबूत पकड़ में थी, बढ़ते डर से लकवाग्रस्त हो गया था। वह संघर्ष करके आज़ाद होना चाहता था, लेकिन वांग बाओले की पकड़ एक रिंच की तरह थी, जिससे संघर्ष करने की उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती थी। इसके अलावा जब वांग बाओले ने पहले बात की थी, तो उसकी आंखों में बर्फीली नज़र और उसके शरीर के हर इंच से निकलने वाली ठंड ने झुओ यिक्सियन को इतना डरा दिया था कि वह अपनी त्वचा से बाहर निकलने वाला था। उसने पहले भी हत्याएं की हैं। वांग बाओले की ठंडक झुओ यिक्सियन के लिए कोई नई बात नहीं थी। यह एक परिचित भावना थी जो उसने अपने परिवार के कुछ सदस्यों से अनुभव की थी जिन्होंने पहले दूसरों को मार डाला था। अब वह जीवन मृत्यु के संकट का सामना कर रहा था, जो कि टूटती हुई लहरों की तरह था, जिससे वह जोर जोर से कांप रहा था। हालांकि उसने खुद को हार न मानने की ठानी और कर्कश आवाज में बोलने से पहले वांग बाओले को बिना पलक झपकाए देखा। तुम्हारी यह सुनहरी चमक, ये कौन सी साधना तकनीक है? झुओ यिक्सियन की आंखों में डर और शांत रहने के लिए उसके द्वारा किए जा रहे प्रयास को महसूस करते हुए वांग बाओले प्रसन्न हुआ। उसने अपना सिर उठाया और शांति से बोला, मैं 6 साल की उम्र से इस साधना तकनीक को जानता हूँ। ये तथ्य कि तुम्हारी उम्र को देखते हुए तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये दर्शाता है कि तुम कितने अज्ञानी हो। जैसे ही दोनों के बीच बातचीत ने चुप्पी तोड़ी, वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्र जो पास में थे अपने सदमे से उबरने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों से उनकी चिंता झलक रही थी। उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और तुरंत बोलना शुरू किया, वांग बाओले, यह एक गलती है।
तुम्हें हत्या की हद तक जाने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। उनके लिए वांग बाओले को मनाना जरूरी था। अगर वाकई कोई मौत हुई तो मामला जरूर तूल पकड़ेगा और उन्हें फंसाया जाएगा। अभी वे सभी झुओ यिक्सियन की मदद करने के लिए सहमत होने के लिए पछतावे से भरे हुए थे। यहाँ तक कि झुओ युफान भी जोर से सांस लेने लगा, जिससे उसकी आंखों में चिंता के भाव दिखाई देने लगे। उसे झुओ यिक्सियन के बचने की परवाह नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वांग बाओले ने वाकई किसी को मार दिया तो उसका असर अकल्पनीय होगा। आसपास के लोगों द्वारा उसे मनाने की कोशिश के बीच वांग बाओले ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह हत्या करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन वह जानता था कि झुओ यिक्सियन की पृष्ठभूमि को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वह उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था और एक ऐसा स्थायी प्रभाव बनाना चाहता था कि झुओ यिक्सियन को हर बार वांग बाओले के बारे में सोचने पर डर लगे। चलो फिर ऐसा करते हैं। वांग बाओले की आंखें चमक उठीं और पॉन्ट क्लाउड रेन फॉरेस्ट में हुई हत्याएं उसके दिमाग में फिर से घूमने लगीं। वह अपनी हत्या के इरादे को केंद्रित करना चाहता था और इसका इस्तेमाल झुओ यिक्सियन को डराने के लिए करना चाहता था। हालांकि उस पल वांग बाओले के चेहरे का भाव अचानक बदल गया, क्योंकि उसने अचानक अपना सिर घुमाया और कुछ दूरी पर एक छोटी पहाड़ी को देखा। उसने महसूस किया कि उस स्थान से उत्पन्न एक मजबूत आकर्षक शक्ति तेजी से उसकी ओर आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिस दिशा में देख रहा था वहां कोई ऐसी चीज मौजूद थी जिसकी उसे प्रबल इच्छा थी। न केवल वांग बाओले इसे अनुभव कर रहा था, यहाँ तक कि झुओ यिक्सियन, जिसकी गर्दन अभी भी वांग बाओले ने पकड़ी हुई थी, भी अपनी आंखें चौड़ी करके उसी दिशा में देख रहा था। जैसे ही दोनों ने अपनी नज़रें बदली, अचानक एक तेज धमाका सुनाई दिया। वे दोनों पहाड़ी के उस पार, जहां तक वे देख सकते थे, एक आकृति उभरी जो चीखते हुए उनकी ओर दौड़ रही थी। वह आकृति बिना चेहरे की थी और उसका पूरा शरीर बेतहाशा कंपन कर रहा था। वह बहुत तेज गति से दौड़ा और भले ही वह कुछ दूरी पर था, लेकिन वांग बाओले और झुओ यिक्सियन दोनों ने तुरंत देखा कि उसके शरीर के भीतर एक 8 इंच की आत्मा जड़ मौजूद थी। उस आत्मा जड़ से टकराने वाली चमक असाधारण रूप से प्रमुख थी। एक 8 इंच की आत्मा जड़! झुओ यिक्सियन ने अपनी कर्कश आवाज में चिल्लाया और आसपास के दर्शक गहराई से हिल गए। वह आकृति 8 इंच की आत्मा जड़ की थी। अन्य आत्मा जड़ों से अलग 8 इंच की आत्मा जड़ को बहुमुखी आत्मा जड़ के रूप में भी जाना जाता था। जब तक कोई 7 इंच की आत्मा जड़ की नींव तक पहुंच जाता है, एक बार जब कोई उस पर हमला करने और उसे नष्ट करने में कामयाब हो जाता है तो वह उसे अवशोषित कर सकता है। जब 8 इंच की आत्मा जड़ दिखाई दी तो उसके पीछे से चीखने की आवाज़ें एक साथ निकलीं। छोटी पहाड़ी से 6 आकृतियां निकलीं, वे सभी बिना रुके दौड़ पड़े। वे स्पिरिट रूट का पीछा करते हुए एक दूसरे से लड़ भी रहे थे। व्हाइट डियर दाओ कॉलेज से फायर स्पिरिट बॉडी लीही और होली रिवर दाओ कॉलेज से वू फेन 6 लोगों में से थे। व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज से एक काले चेहरे वाला युवक भी था जिसने काले रंग की दाववादी पोशाक पहनी हुई थी। इथरियल दाओ कॉलेज की जैद स्लिप में उसका कभी उल्लेख नहीं किया गया और जाहिर तौर पर वह एक काला घोड़ा था। उसके 7 इंच के स्पिरिट रूट से निकलने वाली तरंगें बेहद मजबूत थीं और उसकी गति लीही और वूफेन दोनों के बराबर थी। अन्य 3 लोगों में 2 पुरुष और एक महिला शामिल थे। महिला सुंदर, पतली और बेहद आकर्षक लग रही थी। इथरियल दाओ कॉलेज की जैद स्लिप में उसके व्यक्तिगत विवरण का वर्णन किया गया था, जिससे उसकी पहचान होली रिवर दाओ कॉलेज के एलिक्सिर संकाय से कियान मेंग के रूप में हुई। अन्य 2 लोग व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के दाववादी वस्त्र पहने हुए थे। उनमें से एक लंबा था, एक छोटा, और उन दोनों के चेहरे पर निर्दयता का भाव था। ये स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे, स्पिरिट रूट का पीछा करते हुए अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये ली फैंग और चेनलिंग ही हैं। वांग बाओले के बगल में खड़े व्हाइट डियर दाओ कॉलेज के छात्रों ने जैसे ही दोनों को देखा, वे तुरंत चिल्ला उठे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों 8 इंच की स्पिरिट रूट के लिए लड़ाई में शामिल होंगे। इसी तरह इथरियल दाओ कॉलेज की जैद स्लिप से दोनों की जानकारी गायब थी। 8 इंच की स्पिरिट रूट की उपस्थिति ने वांग बाओले की सांसें तेज कर दीं। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं, क्योंकि 8 इंच की स्पिरिट रूट की उसकी खोज लंबी, थकाऊ और निरर्थक थी। अपने उत्साह में उसने झुओ यिक्सियन को डराने की सारी इच्छा खो दी। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ ढीला किया और जोर से लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ लात सीधे झुओ यिक्सियन के शरीर पर लगी, जिससे उसका खून बहने लगा। उसका शरीर एक पतंग की तरह था जिसकी डोर कट गई थी, जो दूर जमीन पर जोर से गिरी और एक बार फिर से ताज़ा लाल खून बहने लगा। वांग बाओले की लात से हुई आंतरिक क्षति ने उसे तुरंत 8 इंच की स्पिरिट रूट की लड़ाई से बाहर कर दिया। बिना रुके वांग बाओले ने झुओ यिक्सियन को लात मारने के बाद तुरंत गोलियों की एक बोतल निकाली और झुओ युफान की ओर फेंक दी। उसने अपना शरीर घुमाया और अविश्वसनीय गति से भाग गया। स्वर्ण रक्त क्यूई महासागर सभी दिशाओं में फैल गया और वह दहाड़ते हुए 8 इंच की आत्मा जड़ की ओर बढ़ा।
जैसे ही स्वर्ण रक्त क्यूई महासागर वांग बाओले से फैला, दूर से 8 इंच की आत्मा जड़ अचानक वांग बाओले को देखने के लिए मुड़ी, जैसे कि उसे उसकी उपस्थिति का आभास हो। ली यी और कंपनी के सदमे से भरी सांसों के बीच आत्मा जड़ ने अपनी दिशा बदली और वांग बाओले की ओर बढ़ गई। वांग बाओले तुरंत खुशी से भर गया और उसकी गति और बढ़ गई क्योंकि वह दिल खोलकर हंस रहा था। इससे ली यी और अन्य पांचों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी चिंता में एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया। वांग बाओले, ली यी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह हमेशा वांग बाओले से नाखुश और नाराज रहती थी और अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। जिस क्षण जेड पेंडेंट दिखाई दिया, वह तुरंत एक आग के गोले में बदल गया जो गर्म चमक रहा था। उसने इसे 8 इंच की आत्मा जड़ की दिशा में फेंक दिया। अगर वांग बाओले ने अपनी चाल नहीं रोकी तो आग के गोले के पास पहुंचने पर उसे निश्चित रूप से रोक दिया जाएगा। उसी समय वू फेन ने भी ठंडी निगाह डाली। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पर जोर से मारा और उसके ग्लैबेला पर एक दरार दिखाई दी जिसमें से मोटी रक्त क्यूई तुरंत बाहर निकल आई। इसने बीच हवा में एक खून से लथपथ हाथ को उकसाया जिसने सीधे 8 इंच की स्पिरिट रूट को थप्पड़ मारा। काले चेहरे वाले युवक को भी एहसास हुआ कि स्थिति दबावपूर्ण हो गई थी। उसने छेद में अपना इक्का फेंका और एक बड़ी जादुई सरनी दिखाई दी जो आसपास से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के बाद 8 इंच की स्पिरिट रूट की ओर बढ़ रही थी। लंबे छोटे जोड़े ली फैंग और चेन लिंगी ने अपने सबसे शक्तिशाली असंख्य खजाने को प्रकट किया क्योंकि वे गुस्से में चिल्ला रहे थे। ये बेहद तेज, क्रूर उड़ने वाली तलवारों की एक जोड़ी थी जो तेजी से हवा में उड़ गई। आखिरकार आकर्षक महिला कियान मिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बड़ी मुट्ठी भर जहरीली गोलियां निकालीं। उसने उन्हें बाहर फेंक दिया जिससे विस्फोट होने पर एक जहरीला कोहरा पैदा हो गया। कोहरे के भीतर जहरीले कीड़ों की फुफकार भी उभरी और यह स्पष्ट हो गया कि वह कीमिया संकाय में प्रशिक्षित दुर्लभ जहर गुरु थी। उनमें से 6 ने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल के साथ एक साथ काम किया, 8 इंच की आत्मा जड़ को निशाना बनाते हुए, जबकि वास्तव में उनके सभी हमले वांग बाओले की ओर निर्देशित थे। क्या इतना क्रूर होने की जरूरत है? वांग बाओले भी चौंक गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरकार 6 लोगों में से प्रत्येक के हमले अलग अलग थे और वे सभी असाधारण छात्र थे। उन्होंने सभी ने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल किया था और जब तक कोई सच्चा सांस व्यक्ति उन्हें अपनी आभा से दबा नहीं देता तब तक उन सभी के प्रभाव का सामना करना मुश्किल होगा। वांग बाओले के पास सिर्फ 2 विकल्प थे, आगे बढ़ना या पीछे हटना। अगर वह पीछे हटना चुनता तो वह 8 इंच की स्पिरिट रूट को खो देता क्योंकि वह उन 6 लोगों के हमलों से बचता। हालांकि ये 6 लोगों का लक्ष्य भी था क्योंकि वे वांग बाओले को, जिसने प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप किया था, कभी भी अपनी आंखों के सामने 8 इंच की स्पिरिट रूट को छीनने नहीं देंगे। भले ही वह कोई और होता और वांग बाओले नहीं, फिर भी 6 लोग अपना क्रोध प्रकट करते। वे आपस में बहुत लड़ रहे थे और स्पष्ट रूप से दूसरे लोगों को इतनी आसानी से सफल नहीं होने देंगे। हालांकि अगर वांग बाओले आगे बढ़ना चुनता तो उसे अपने खिलाफ सहयोग करने वाले 6 लोगों के सामने अपनी अविश्वसनीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करना पड़ता। अरे, मुझे क्यों हार माननी है? मेरे पास स्वर्ण शरीर और कई धार्मिक कलाकृतियां हैं और मैं आप में से किसी से नहीं डरता। वांग बाओले ने निर्णय लेते ही शांत हो गया। उसकी आंखें सीधे आगे की ओर घूर रही थीं और उसने और भी तेजी से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने दाहिने हाथ को जोर से हिलाया। तुरंत उसके स्टोरेज ब्रेसलेट में मूल रूप से संग्रहित दसियों छोटी धार्मिक कलाकृतियां मोहरें बाहर फेंकी गईं। उसके बाद दसियों उड़ती हुई तलवारें तेज गति से हवा में उड़ीं। यह अंत नहीं था। वांग बाओले ने भी दसियों रस्सियां फेंकी जिनसे एक धार्मिक चमक निकल रही थी जो सीधे 6 लोगों की ओर निर्देशित थी। उसी समय बैंगनी ड्रैगन जेड पेंडेंट, साथ ही दसियों मन के जिन्हें गोल्डन बेल शील्ड में बदला जा सकता था, वांग बाओले ने एक साथ फेंके। अंत में उसने लड़ाकू दस्ताने को पुनः प्राप्त किया जिसे उसने संशोधित किया था। तुरंत वह पूरी तरह से सुसज्जित था। उसके चारों ओर सैकड़ों धार्मिक कलाकृतियां थीं जो उसके द्वारा छोड़े गए भयावह वाइब को बढ़ा रही थीं। अगर यह अंत था तो भी यह वांग बाओले के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्त होता। अपनी निगाहों से दृढ़ संकल्प को प्रकट करते हुए उसने अपनी सबसे शक्तिशाली चाल दिखाए। कठपुतलियां। अपने हाथ की एक लहर से वांग बाओले ने सैकड़ों कठपुतलियों को वापस लाया जो उसके सामने एक मानव दीवार का निर्माण कर रही थीं। वे 6 लोगों की ओर एक सैन्य टुकड़ी की तरह मार्च कर रहे थे जो गर्जन करती हुई, टकराती हुई लहरों की तरह दिखाई दे रही थीं। उसके बाद वांग बाओले ने अपने पीछे सुनहरे रक्त क्यूई महासागर पर सवार होने से पहले एक जोरदार दहाड़ लगाई जो मूसलाधार हवाओं और बिजली के संयोजन जैसी शक्ति के साथ 8 इंच की आत्मा जड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आत्मा जड़ मेरी है और तुम में से कोई भी इसे मुझसे छीनने के बारे में नहीं सोचता। क्या तुम रास्ता दोगे या नहीं? दूर से देखने पर कोई भी व्यक्ति अनगिनत कठपुतलियों और धार्मिक कलाकृतियों से भरा हुआ पूरा स्थान देख सकता था। प्राचीन मार्शल क्षेत्र के भीतर वे बेहद प्रभावशाली लग रहे थे जो सभा को देखने वाले सभी को चौंका रहे थे।
दृश्य ने ली यी और कंपनी को चिंतित कर दिया। उनके सिर सुन्न हो गए। वांग बाओले की धार्मिक कलाकृतियां संभालने के लिए बहुत अधिक थीं। वांग बाओले के दृढ़ संकल्प के साथ, जिसने उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार कर दिया, हर कोई हैरान था। क्या तुम पागल हो, वांग बाओले? इतनी कड़ी लड़ाई का क्या मतलब है? ये यहाँ का एकमात्र 8 इंच का स्पिरिट रूट नहीं है। न केवल ली ही भ्रमित था, बल्कि वू फेन, कियानमेंग, काले चेहरे वाला युवक और अन्य लोग भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वांग बाओले ने उनके हमलों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में अति कर दी थी, जिससे वे अनिवार्य रूप से संदिग्ध हो गए और उनमें झिझक पैदा हो गई। हालांकि उनकी आंखों के सामने 8 इंच का स्पिरिट रूट होने के कारण हार मानना कोई विकल्प नहीं था। वू फेन ने तुरंत अपनी जीभ की नोक को काटा और मुंह में ताज़ा, लाल रंग का खून उगल दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, खून फिर से ब्लड क्यूई हाथ में बदल गया, जिससे उसका हमला बढ़ गया। ली यी और अन्य लोगों ने भी अपने दांत पीस लिए और फिर से हमला कर दिया। उस क्षण उनकी साधना तकनीकें और धार्मिक कलाकृतियां, साथ ही जहरीला कोहरा और मंत्र समूह, वांग बाओले की धार्मिक कलाकृतियों और कठपुतलियों की टुकड़ी के साथ आमने सामने लड़े। उसी क्षण एक बहरा कर देने वाली तेज गर्जना उत्पन्न हुई और सभी दिशाओं में फैल गई। यह आसपास के 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्रों के कानों में पहुंच गई। जैसे ही वे सदमे में लड़खड़ाए, वांग बाओले के पास मौजूद दसियों रस्सियां तुरंत युद्ध के केंद्र में छोड़ दी गईं। रस्सियों को वांग बाओले ने सुधारा था। पहली रस्सियां वू फेन के रक्त क्यूई हाथ के चारों ओर लपेटी गईं और फिर फट गईं, जिससे हाथ फट गया और उसके प्रभाव से बिखर गया। उसके बाद चुंबकीय बल के नियंत्रण में उड़ने वाली तलवारें अविश्वसनीय गति से उड़ीं। उन सभी पर आत्मा विस्फोटित शिलालेख खुदे हुए थे और एक बार जब वे अन्य वस्तुओं के संपर्क में आते तो वे तुरंत उन्हें छेद देते और तुरंत विस्फोट करके क्षति की दूसरी लहर पैदा करते। वांग बाओले के कुशल नियंत्रण में उन्होंने ली ही के अग्नि जेड पेंडेंट को पकड़ लिया। ये बहुत तेज था और चाहे अग्नि जेड पेंडेंट कितना भी निर्दयी क्यों न हो, यह उड़ती तलवारों के विस्फोट और अविश्वसनीय गति के प्रभाव का सामना नहीं कर सका। प्रभाव की आवाज के साथ अग्नि जेड पेंडेंट बुझ गया और भले ही यह टूटा नहीं, लेकिन उड़ती तलवारों द्वारा इसे दूर फेंक दिया गया। जहां तक दसियों छोटी मुहरों का सवाल है, उनका लक्ष्य काले चेहरे वाला युवक ली फैंग या चेन लिंगी नहीं था, बल्कि कियानमेंग था। वांग बाओले कियानमेंग के जहरीले कोहरे से बहुत भयभीत और चिंतित था। जैसे ही छोटी सीलें जहरीले कोहरे के पास पहुंची, वे भी फट गईं और उग्र हवाओं में बदल गईं, जो जहरीले कोहरे को दूर कर रही थीं और असंख्य जहरीले कीड़ों को प्रकट कर रही थीं। हालांकि ज्यादातर जहरीले कीड़े पहले ही फट चुके थे और जो बचे थे वे सभी छटपटा रहे थे और छटपटा रहे थे। वांग बाओले, क्या आप धार्मिक कलाकृतियों का उपयोग कर रहे हैं या बम का उपयोग कर रहे हैं? ली यी और अन्य लोग गुस्से से चिल्लाए। वांग बाओले की सभी धार्मिक कलाकृतियां विस्फोट करने की शक्ति से लैस थीं, जिससे उनमें से प्रत्येक बेहद निराश हो गया। विस्फोट की युद्ध तकनीक का उपयोग करके उन 6 लोगों के खिलाफ अकेले जाना इतना तेज था कि कोई भी इसे अपनी आंखों से मुश्किल से देख सकता था। वांग बाओले की धार्मिक कलाकृतियों ने उनमें से 3 को रोक दिया। उसके बाद उसकी कठपुतलियों ने एक मानव दीवार बनाई, जो सीधे ली फैंग और चेन लिंगी की उड़ती तलवार के साथ साथ काले चेहरे वाले युवक के मंत्रों से टकराए। कठपुतलियां बहुत ज्यादा थीं, जिससे वे न केवल प्रभाव को रोकने में प्रभावी थीं, बल्कि दूसरों पर सीधे हमला करने में भी शक्तिशाली थीं। कठपुतलियां बेहद मजबूत थीं और क्षतिग्रस्त होने पर भी हिल सकती थीं। उस समय दृश्य पर अराजकता छा गई, जिससे छात्र चिंतित और निराश हो गए। ये वह क्षण था जब वांग बाओले की आकृति गोल्डन बेल शील्ड के ऊपर उठी। बैंगनी ड्रैगन द्वारा सुरक्षा के साथ वह दोनों तरफ से दूसरे की धार्मिक कलाकृतियों के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता था। वह अचानक अत्यधिक गति से फटा और पलक झपकते ही 8 इंच के स्पिरिट रूट के सामने आ गया। मेरे साथ मत लड़ो, जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो मैं सभी को बढ़िया खाना खिलाऊंगा। मैं यह 8 इंच का स्पिरिट रूट लूंगा, ठीक है? वांग बाओले ने कहा और दिल खोलकर हंसा। उसका लक्ष्य शुरू से ही 8 इंच का स्पिरिट रूट हासिल करना था। उसने सिर्फ इसलिए हमला किया था क्योंकि वह ली यी और कंपनी को रोकना चाहता था। अराजकता के बीच उसने सीधे 8 इंच की आत्मा जड़ पर हमला किया। 8 इंच की आत्मा जड़ मजबूत थी, लेकिन ये पहले घायल हो चुकी थी। इसके अलावा दोनों पक्षों की धार्मिक कलाकृतियों ने इसे उन क्षेत्रों में मारा था जहां इसकी कोई सुरक्षा नहीं थी। ये लंबे समय से गंभीर रूप से घायल था और टूटने के संकेत दिखा रहा था। जैसे ही वांग बाओले ने हमला किया, 8 इंच की आत्मा जड़ के पूरे शरीर में दरारें दिखाई देने लगीं। ये देखते हुए कि यह टूटने वाला था, वांग बाओले ने उत्साह से 8 इंच की आत्मा जड़ की छाती पर सीधे एक जोरदार मुक्का मारा। उसे विश्वास था कि उसके मुक्के के प्रभाव से आत्मा जड़ निश्चित रूप से टूट जाएगी। ली यी और बाकी लोग परेशान और चिंतित थे। ठीक इसी समय व्हाइट डियर ब्रांच कॉलेज के काले चेहरे वाले युवक की आंखों में क्रूरता की एक चमक चमक उठी। उसने एक प्राचीन सरणी संरचना कंपास निकाला और अपने दाहिने हाथ को उस पर जोर से दबाया। शरीर, सील,
जैसे ही उसने अपना उद्घोष समाप्त किया, कंपास से मूसलाधार हवाएं तुरंत फूट पड़ीं। काले चेहरे वाले युवक के बाल हवा में उड़ रहे थे और आसपास की आत्मा क्यूई भड़क उठी, जिससे एक अदृश्य महासागर बन गया जो सभी दिशाओं से वांग बाओले की ओर बढ़ रहा था, मानो वे आगे चलकर एक फंसाने वाली सील में बदल जाएंगे। वांग बाओले आश्चर्य से उछल पड़े क्योंकि उन्होंने कभी भी काले चेहरे वाले युवक से इस तरह के जवाबी हमले की उम्मीद नहीं की थी। यह अंत नहीं था। अपने होठों के कोने से ताज़ा खून बहते हुए काले चेहरे वाला युवक एक बार फिर धीमी आवाज में गुर्राया। धर्म, सील, स्पिरिट क्यू फिर से फूट पड़ा, इस बार वांग बाओले की ओर नहीं बल्कि कंपास के केंद्र की ओर। ये सभी दिशाओं में फैल गया और कठपुतलियों और उनके स्पिरिट कनेल पर शिलालेखों के बीच के कनेक्शन को बाधित और अलग कर दिया। कठपुतलियां अपनी हरकतों में लकवाग्रस्त और जम जाने से पहले उग्र रूप से कंपन करने लगीं। 5 अन्य लोग तुरंत चौंक गए। वे सभी उठे और वांग बाओले की ओर दौड़ पड़े। क्या ये तरीका अभी भी है? वांग बाओले ने गहरी सांस ली। हालांकि वह युद्ध क्षमताओं से लैस था जो एक ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ से लड़ सकता था, उसके पास ट्रू ब्रीथ की दमन की क्षमता नहीं थी। इसलिए वह कभी भी खुद से भरा नहीं था और न ही अन्य दाव कॉलेजों की इन प्रतिभाओं को कमतर आंका था। उसकी निगाहें चमक उठीं और वांग बाओले ने गहरी सांस छोड़ी। उसके शरीर से निकलने वाला सुनहरा रक्त क्यू सागर तुरंत फूट पड़ा, जो सील के कारण सभी दिशाओं से आ रही स्पिरिट क्यूई से टकरा गया। इस प्रभाव के तहत वांग बाओले की सुनहरी चमक और भी अधिक चकाचौंध करने वाली हो गई। जैसे ही यह सभी दिशाओं में फैलती गई, उसके चारों ओर से एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही इसने सील का विरोध किया, वांग बाओले ने एक पल के लिए भी नहीं रुका और 8 इंच की स्पिरिट रूट को सीने में जोर से मुक्का मारने का मौका लिया। टूट गया। धमाका। जब ली यी और अन्य लोग पहुंचे तो 8 इंच की स्पिरिट रूट टूट गई और हरे कोहरे की प्रचुर मात्रा में बदल गई। ये वांग बाओले की मुट्ठी के रास्ते का अनुसरण करती हुई उसके शरीर में प्रवेश कर गई। इसने 7 इंच की स्पिरिट रूट की जगह ले ली। उसके डेंटियन के भीतर 8 इंच की स्पिरिट रूट ने उसकी जगह ले ली। अपने शरीर के भीतर 8 इंच की स्पिरिट रूट को महसूस करते हुए वांग बाओले ने अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में शेष बची हुई धार्मिक कलाकृतियों और कठपुतलियों को रखने से पहले दिल खोलकर हंसा और पीछे मुड़कर भाग गया। चलो लड़ाई नहीं करते। साथी छात्रों, मैं वांग बाओले अपना वादा निभाऊंगा। हमारे जाने के बाद मैं तुम्हें एक बड़ा भोजन खिलाऊंगा और तुम जो चाहो ले सकते हो। मैं धार्मिक आयुध संकाय से हूँ, इसलिए मैं बहुत धनी हूँ। वांग बाओले की बातें सुनकर और अपनी आंखों के सामने 8 इंच की आत्मा जड़ को अवशोषित होते देखकर काले चेहरे वाला युवक बेहद निराश हो गया। उसने आह भरी और कंपास को दूर रख दिया और आगे की लड़ाई छोड़ दी। वांग बाओले, भोजन की कौन परवाह करता है? ली यी ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन वह भी अपनी जगह पर रुक गई। वह क्रोधित थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि इस स्तर पर वह केवल इसे स्वीकार कर सकती थी। वू फेन भी निराश थी और कियान मेंग अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ रुक गई क्योंकि वह वांग बाओले की पीठ को घूर रही थी। भले ही वांग बाओले ने 8 इंच की आत्मा जड़ छीन ली थी, लेकिन अभी अभी हुई छोटी लड़ाई ने उन सभी को वांग बाओले की वीरता को देखने का मौका दिया था। वे सभी जानते थे कि अगर वे उसके साथ अकेले युद्ध में उतरते हैं तो उनमें से कोई भी योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। वह मोटा आदमी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसके पास बहुत सारी धार्मिक कलाकृतियां हैं और उससे लड़ना असंभव है। ली फैंग और चेन लिंगी केवल कड़वी हंसी हंस सकते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर आहें भरते हुए पीछे मुड़े और अन्य 8 इंच की आत्मा जड़ों की तलाश जारी रखी। ऐसा नहीं था कि वे वांग बाओले के साथ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जो युद्ध कौशल दिखाए थे वे बहुत बेहतर थे। इस तथ्य के साथ कि 4 प्रमुख दाव कॉलेज सहयोगी थे, अगर उनके बीच जीवन मृत्यु की लड़ाई छिड़ जाती तो परिणाम भयानक होते। दूसरा कारण ये था कि एक बार स्पिरिट रूट को अवशोषित कर लेने के बाद इसे वापस छीनने का व्यावहारिक रूप से कोई तरीका नहीं था, जब तक कि कुछ क्रूर तरीकों का इस्तेमाल न किया जाए। हालांकि यह एक वर्जित था और 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्र अंततः ऐसे छात्र थे जिनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई गहरी नफरत नहीं थी। इसलिए बहुत कम लोग ऐसा करना चाहेंगे या हिम्मत करेंगे। परिणामस्वरूप अभी अभी लड़ाई के दौरान वांग बाओले और उन 6 ने स्पिरिट रूट के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद संयम बरता था। उन्होंने सभी ने अपने तुरुप के पत्ते दिखाए, लेकिन वे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते। अभी वांग बाओले को तेजी से भागते हुए देखकर ली और उसके साथी निराशा में तितर बितर होने लगे और उन्होंने 8 इंच की स्पिरिट रूट की तलाश फिर से शुरू कर दी। 8 इंच की स्पिरिट रूट भले ही दुर्लभ रही हो, लेकिन 9 इंच की स्पिरिट रूट के विपरीत यह अकेली नहीं थी। वास्तव में 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के रिकॉर्ड के अनुसार स्पिरिट ब्रीथ विलेज के खुलने के बाद से एक समय में 10 8 इंच की स्पिरिट रूट देखी गई थी, जबकि न्यूनतम संख्या 5 थी। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों द्वारा की गई जांच ने मोटे तौर पर निष्कर्ष निकाला कि स्पिरिट ब्रीथ विलेज के खुलने से पहले 8 इंच की स्पिरिट रूट में से अधिकांश हाइबरनेशन में थीं। केवल जब गांव खुला होता था तो स्पिरिट रूट अलग अलग संख्या में जागती थी, किसी अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर।
ली यी ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक उठा। अगले 8 इंच की तलाश करें। वाइट डियर दाओ कॉलेज की सबसे बहुप्रतीक्षित छात्रा के रूप में उसका लक्ष्य 8 इंच की स्पिरिट रूट प्राप्त करना था। ऐसा खास तौर पर झाओ यामिंग के साथ मुकाबला करने के बाद महसूस किए गए दबाव के कारण था। 8 इंच की अवस्था प्राप्त करने का उसका दृढ़ संकल्प दृढ़ था और वह मुड़ी और चली गई। ये सब बुरा नहीं है कि वांग बाओले ने 8 इंच की स्पिरिट रूट छीन ली है। कम से कम वह अब इसके लिए हमसे नहीं लड़ेगा। हालांकि इस बारे में सोचें, वांग बाओले की युद्ध क्षमताएं आसमान छूती हैं। ये देखकर कि ली यी चले गए हैं, यह विचार बचे हुए लोगों के मन में आया। वे तितर बितर होने लगे। वाइट डियर ब्रांच कॉलेज के काले चेहरे वाले युवा वुफेन और कियान मेंग अकेले गए, जबकि ली फैंग और चेन लिंगी एक साथ चले गए। उन्होंने देखा कि ज़ुओ यिक्सियन के बारे में क्या हुआ था और उन्हें इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जल्द से जल्द 8 इंच की स्पिरिट रूट को ढूंढना था। जल्द ही पूरी जगह शांत हो गई थी। केवल ज़ुओ यिक्सियन इस बात से आक्रोश से भरा हुआ था कि कैसे वांग बाओले ने 8 इंच की स्पिरिट रूट छीन ली थी और इस समय उसके लिए सब कुछ महत्वहीन हो गया था। वह तीव्र क्रोध से भरा हुआ था, लेकिन वह केवल अपनी मुट्ठी कस सकता था क्योंकि वह घरेलू मैदान पर नहीं था। ज़ुओ युफान भी 7 इंच की स्पिरिट रूट को अवशोषित करने के बाद क्रॉस लेग स्थिति से खड़ा हो गया। हालांकि उसे चोटें लगी थीं, लेकिन वांग बाओले द्वारा दी गई गोलियों और पहले से तैयार की गई दवा से वह काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। उसने ज़ुओ यिक्सियन को ठंडेपन से देखा और फिर वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्रों को देखा जो उस पर सतर्क नजरें फेंक रहे थे। अपनी खामोशी में उसने दूर देखा, पीछे मुड़ा और उस दिशा में तेजी से भागना शुरू कर दिया जिसे उसने चुना था। जैसे ही ज़ुओ युफान चला गया, वाइट डियर दाओ कॉलेज के 6 छात्रों ने झुंझलाहट के साथ अपने सिर हिलाए। वे समझ गए कि युद्ध क्षमताओं के इस स्तर के साथ साथ 8 इंच लंबी स्पिरिट रूट के कब्जे का मतलब है कि आने वाले दिनों में वांग बाओले का नाम 4 प्रमुख दाओ कॉलेजों में और भी प्रसिद्ध हो जाएगा। इससे पहले वांग बाओले पहले से ही अन्य दाओ कॉलेजों में लोगों के बीच प्रसिद्ध थे, लेकिन वे केवल अफवाहें थीं। हालांकि अभी वांग बाओले की गतिविधियों ने स्पिरिट ब्रीथ विलेज के लोगों पर गहरी छाप छोड़ी थी। आह भरते हुए 6 लोगों ने ज़ुओ यिक्सियन को उठाया, जो चुप हो गया था, और चले गए। अब जैसे ही वांग बाओले ने हमला किया, उसकी आंखें चमक उठीं। उत्साह और उत्तेजना के साथ वह भाग गया, उसके दिल में खुशी भर गई। हा 8 इंच की स्पिरिट रूट। मेरे पास पहले से ही 8 इंच की स्पिरिट रूट है और मैं मानवीय सीमाओं के शिखर पर पहुंच गया हूं। वांग बाओले रुकने से पहले ही काफी दूर तक दौड़ चुका था। अपने उत्साह में उसने महसूस किया कि हालांकि वह स्पिरिट ब्रीथ विलेज में प्रवेश करते समय थोड़ा बदकिस्मत था, लेकिन उसने जो अंतिम परिणाम प्राप्त किए थे वे अभी भी उसकी भरपाई कर रहे थे। अब मुझे एकांत स्थान ढूंढना है, सफलता प्राप्त करनी है और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में कदम रखना है। ये सोचते हुए कि वह एक साधक बनने में सफलता प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था, उसके दिल में उत्सुकता भर गई और उसने उपयुक्त दिशा खोजने के लिए चारों ओर देखा। वह तुरंत आगे बढ़ गया, एक ऐसी जगह की तलाश करने की योजना बना रहा था जहां वह एकांत में प्रवेश कर सके। स्पिरिट ब्रीथ विलेज एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और वहां जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों की कमी नहीं थी। वांग बाओले का लक्ष्य एक घाटी ढूंढना, एक गुफा खोदना और खुद को छिपाना था। कुछ ही समय में उसने पहले ही कुछ दूरी पर एक पर्वत श्रृंखला देखी जिसने उसकी आंखों को चमका दिया। सच्ची सांस के क्षेत्र में पहुंचने पर उसे जो गौरव प्राप्त होगा, उसकी कल्पना करते हुए वह तुरंत वहां भाग गया। उसे घाटी वाला क्षेत्र मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये खरपतवारों को छोड़कर बंजर था और पूरी तरह से एकांत था। उसने अपनी उड़ती हुई तलवार निकाली और चट्टानों में खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वह खोदता गया, उसने एक सुखद गुनगुनाहट निकाली। चट्टानें कठोर थीं, लेकिन वांग बाओले 5 मिनट के भीतर एक छोटी सी गुफा खोदने में कामयाब हो गया। ये जगह है। खोदे गए गड्ढे से संतुष्ट होकर वांग बाओले ने अपनी उड़ती हुई तलवार को दूर रख दिया और प्रवेश द्वार के पास टूटी हुई चट्टानों को इस तरह से ढेर कर दिया कि वह दूसरों को दिखाई न दे। उसने खुशी खुशी अपना नाश्ता निकाला, लेकिन जैसे ही वह खाने वाला था, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि एक आकृति उसके पीछे से बिना देखे ही आ गई थी। वह आकृति बिना हिले हवा में तैर रही थी और वांग बाओले से 30 फीट की दूरी पर थी। उनके बीच इतनी कम दूरी होने के बावजूद वांग बाओले ने ध्यान नहीं दिया। जब उसने आकृति देखी तो वह तुरंत चौंक गया। ये कौन है? वांग बाओले ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हटते हुए धीमी आवाज में पूछा। जैसे ही उसने बात की, वांग बाओले ने अपने पीछे खड़ी आकृति को भी स्पष्ट रूप से देखा। ये बिना चेहरे वाली थी और उसके शरीर के भीतर 9 इंच की स्पिरिट रूट चमक रही थी। ये वही स्पिरिट रूट थी जिसे उसने पहली बार स्पिरिट ब्रीथ विलेज में प्रवेश करते समय आकाश में उड़ते हुए देखा था। यह महसूस करते हुए कि यह कोई अन्य छात्र नहीं बल्कि एक स्पिरिट रूट थी, वांग बाओले ने राहत की सांस ली और उसे घूरने लगा।
क्या तुम्हें नहीं पता कि जब कोई अपना नाश्ता करने वाला हो तो तुम्हारा प्रकट होना असभ्यता है? वान बाओले ने स्पिरिट रूट के चुपचाप प्रवेश की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब वह 9 इंच की स्पिरिट रूट से मिला था। वास्तव में ये केवल वान बाओले ही नहीं था, स्पिरिट ब्रीथ विलेज के कई छात्रों ने इसे कई मौकों पर आसमान में तैरते हुए देखा था। मौजूद होने के बावजूद कोई भी इसे अवशोषित नहीं कर सकता था। यह आसमान में तैरते हुए लोगों द्वारा अधिक प्रमुख और आसानी से देखा जा सकता था, भूमि पर चल रही अन्य स्पिरिट रूट्स के विपरीत। ठीक है, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। चले जाओ, मेरे एकांत को भंग मत करो। वान बाओले ने इस पर ज्यादा ध्यान दिए बिना बड़बड़ाया। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करने वाला था, वह अचानक अपने रास्ते में रुक गया। वह उत्सुकता से 9 इंच की स्पिरिट रूट को देखने के लिए मुड़ा, जो अभी भी हवा में तैर रही थी। ये 9 इंच की स्पिरिट रूट, क्या ये सच है कि इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है? वान बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं। भले ही उसके पास पहले से ही 8 इंच की स्पिरिट रूट की नींव थी, लेकिन अगर वह 9 इंच की स्पिरिट रूट से नहीं मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अब जब वह उससे मिला तो उसका दिल और दिमाग ऊर्जावान हो गया। मुखौटे में छोटी मिस्सी ने उल्लेख किया कि जब स्वर्ण शरीर सच्ची सांस प्राप्त करेगा तो अकल्पनीय लाभ होंगे। ये बताता है कि इस स्थान पर प्रवेश करने के बाद इतने सारे स्पिरिट रूट्स ने मुझे पसंद क्यों किया। इसके अलावा पहले से 8 इंच की स्पिरिट रूट अपने आप ही मेरी ओर दौड़ी। इसके बाद 9 इंच की स्पिरिट रूट को अवशोषित करने की कोशिश न करना भी अन्याय होगा। वान बाओले ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और सोचा। जैसे ही वह हिचकिचाया, 9 इंच की स्पिरिट रूट मुड़ गई, जाने की तैयारी कर रही थी। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। दाओ कॉलेज की जेड स्लिप में यह नहीं कहा गया था कि 9 इंच की स्पिरिट रूट को अवशोषित करने से मृत्यु हो जाएगी, इसमें केवल इतना कहा गया था कि इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता है। ये सोचते हुए वान बाओले की आंखों में दृढ़ निश्चय की झलक दिखी, जैसे ही उसने अपना दस्ताना वापस लिया और तेज गति से हमला किया। एक चट्टान पर कदम रखते हुए वह आसमान में उछला, 9 इंच की स्पिरिट रूट की ओर दौड़ा जो निकल रही थी और उसे मुक्का मारा। 9 इंच, डैडी के पास आओ। वान बाओले को पता था कि 9 इंच की स्पिरिट रूट बेहद मजबूत थी, इसलिए उसने अपना पूरा प्रयास और ताकत मुक्का मारने में लगा दी, जिससे उसके पूरे शरीर में रक्त क्यू उसके दस्ताने की हरकत के साथ बहने लगा। तुरंत उसके सामने एक बवंडर बना जो 9 इंच की स्पिरिट रूट की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वान बाओले के निर्णय लेने से लेकर स्पिरिट रूट पर हमला करने तक सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। स्पिरिट रूट मुश्किल से हिली थी इससे पहले कि वान बाओले और बवंडर उसके पास पहुंचे। एक जोरदार धमाका तुरंत हुआ और सभी दिशाओं में गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे 9 इंच की स्पिरिट रूट भारहीन हो। जैसे ही वह आसमान में गायब हुआ, बवंडर ने उसकी गति बढ़ा दी। दूर तैरते 9 इंच के स्पिरिट रूट को देखकर वान बाओले ज्यादा देर तक हवा में तैर नहीं सका और आह भरते हुए जमीन पर उतर गया। अगर वह उड़ सकता है तो उस पर हमला करने का कोई तरीका नहीं है। वान बाओले निराश था और हार मानने ही वाला था क्योंकि उसने 9 इंच के स्पिरिट रूट को दूर तैरते हुए पीछे से देखा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और बस इसे आजमाने के इरादे से उसने अपने शरीर से एक सुनहरी चमक छोड़ी और अपने गोल्डन बॉडी को सक्रिय कर दिया। उसके पीछे रक्त क्यू फैल गया, जिससे सभी दिशाओं में एक सुनहरा सागर बन गया। उस पल 9 इंच का स्पिरिट रूट जो कुछ दूरी पर तैर रहा था, अपनी जगह पर रुक गया। ये वास्तव में काम करता है। आश्चर्य से भरे वान बाओले की अभिव्यक्ति अब निराशा की नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 इंच का स्पिरिट रूट रुकने के बाद धीरे धीरे घूम गया था। यद्यपि चेहराविहीन, लेकिन उसके शरीर से एक ठंडी बर्फीली आभा निकली जिसने वान बाओले के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। जिस क्षण बर्फीली ठंडी आभा निकली, 9 इंच की स्पिरिट रूट तेज गति से उसके पास पहुंची। वान बाओले के उसे ठीक से देखने से पहले ही 9 इंच की स्पिरिट रूट उसके सामने आ गई, अपना दाहिना हाथ उठाकर मुक्का मारा। बहुत तेज। वान बाओले का दिल कांप उठा और उसके चारों ओर सुनहरा रक्त क्यूई महासागर फट गया, जिससे एक ढाल बन गई जिसने 9 इंच की स्पिरिट रूट को रोक दिया। पीछे हटते समय वान बाओले का शरीर कांप उठा। हालांकि वह रुका नहीं, बल्कि पूरी गति से किनारे की ओर भागा। जिस क्षण वान बाओले ने चकमा दिया, 9 इंच की स्पिरिट रूट फिर से उसके सामने आ गई, एक चट्टान पर कदम रखा और उसे तोड़ दिया, जिससे सभी दिशाओं में मलबा फैल गया। इस गति से इसकी शक्ति को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है, भले ही यह असाधारण न हो। वान बाओले ने सोचा और उसकी सांस की गति बढ़ गई। वह एक बार फिर पीछे हट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और एकाग्र हो गया था। ये ट्रू ब्रीथ एक्सपर्ट के स्तर का नहीं है। मेरी तरह ये केवल पल्स एनरिचमेंट स्टेज में है। हालांकि पल्स एनरिचमेंट स्टेज में यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा था कि वह पहले से ही पल्स एनरिचमेंट के शिखर पर खड़ा था, लेकिन 9 इंच की स्पिरिट रूट के हमले को देखकर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसका पल्स एनरिचमेंट स्टेज चरम पर नहीं था। इतनी तेजी से उससे लड़ना असंभव है।
मुझे इसे धीमा करने का कोई तरीका सोचना होगा। जैसे ही वांग बाओले पीछे हटा, उसने तुरंत अपनी गोल्डन बॉडी अवस्था को वापस ले लिया। इससे पहले, जब वह कई स्पिरिट रूट्स द्वारा पीछा किया जा रहा था, तो वह गोल्डन बॉडी को अभिसरित करके उनकी शक्ति को कम करने में सक्षम था। यह इस मामले में कोई अपवाद नहीं था। जिस क्षण वांग बाओले के स्वर्ण शरीर को वापस खींचा गया, 9 इंच की आत्मा जड़, जो मूल रूप से एक बर्फीली, ठंडी आभा दे रही थी, तुरंत शांत हो गई। इसने अब वांग बाओले की ओर नहीं देखा और इसके बजाय हवा में तैरते हुए धीरे धीरे दूर जाने लगा। यह महसूस करते हुए कि अपने स्वर्ण शरीर को छोड़ने और छिपाने से 9 इंच की आत्मा जड़ प्रभावित हो सकती है, वांग बाओले ने पलक झपकाई, अपनी स्थिति को समायोजित किया और अपने स्वर्ण शरीर को फिर से छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जिस क्षण स्वर्ण शरीर को छोड़ा गया, 9 इंच की आत्मा जड़ तुरंत घूम गई और एक बार फिर अपनी बर्फीली, ठंडी आभा को छोड़ दिया। ये पिछली बार से अधिक गति से वांग बाओले की ओर भागी। जैसे ही यह वांग बाओले के पास पहुंची, इसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पकड़ने की तैयारी में वांग बाओले की गर्दन की ओर निर्देशित किया। जैसे जैसे वह निकट आता गया, वातावरण में आत्मा क्यूई भी हिलने लगी, जिससे एक बवंडर बना जिसने वांग बाओले को अपनी जगह पर फंसा लिया। इस गति ने क्षण भर के लिए वांग बाओले को चौंका दिया। हालांकि उसने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज फैल गया, जिससे एक मजबूत चूषण बल बना जिसने 9 इंच के स्पिरिट रूट के दाहिने हाथ को दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया। 9 इंच का स्पिरिट रूट क्षण भर के लिए जम गया, उसका दाहिना हाथ चूषण बल द्वारा जकड़ लिया गया। हाथ ने खाली जगह को पकड़ लिया और उसी क्षण वांग बाओले ने अपने दस्ताने वाले हाथ से 9 इंच के स्पिरिट रूट को झकझोर दिया। उसकी आंखों में निर्दयता का भाव दिखाई दे रहा था। जिस क्षण हाथ के जोड़ मुड़े, वांग बाओले ने अपना बायां पैर उठाया, 9 इंच के स्पिरिट रूट के पेट पर जोर से कदम रखा। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर को जोरदार लात से पीछे की ओर धकेल दिया गया। अवसर का लाभ उठाते हुए वांग बाओले के शरीर से रक्त क्यूई फैल गया और उसकी लात से प्रतिक्षेपित बल पर सवार होकर वह सैकड़ों फीट पीछे हटते हुए आत्मा क्यूई बवंडर से मुक्त हो गया। झटके से अपने बाएं पैर में होने वाले दर्द पर ध्यान दिए बिना उसने आश्चर्य से 9 इंच की आत्मा जड़ की ओर देखा। जब इसने पहले मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो इसने वास्तव में मुझे बवंडर में फंसाने के लिए आसपास की आत्मा क्यूई को इकट्ठा किया। ये झाओ यामिंग की तकनीक के समान है। हालांकि झाओ यामिंग सरणी गठन पर निर्भर था। ये स्पष्ट है कि यह आत्मा जड़ युद्ध संकाय की तकनीकों की ओर जाता है, लेकिन क्या ये युद्ध का एक व्यवहार्य तरीका है? वांग बाओले का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने उत्सुकता से स्थिति का विश्लेषण किया। चांसलर ने पहले उल्लेख किया था कि यह अत्यधिक संभव है कि सभी सच्ची सांस आत्मा जड़ें बीज जैसी अस्तित्व हैं जो उन लोगों के संघनन का प्रतिनिधित्व करती हैं जो एक अज्ञात सभ्यता से बच गए हैं। उस तर्क का पालन करते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि इस सभ्यता में जहां साधक हर जगह हैं, वहां शक्तिशाली और कमजोर दोनों तरह की आत्मा जड़ें हो सकती हैं जो अलग अलग गुणों के आधार पर मौजूद हैं, जो अलग अलग लोगों से पुनर्जन्म लेती हैं? अगर ऐसा है, तो ये पूरी तरह से समझा सकता है कि 1 इंच की आत्मा जड़ें और 9 इंच की आत्मा जड़ें क्यों हैं। अगर 1 इंच की आत्मा जड़ साधारण थी, तो क्या इसका मतलब यह है कि 9 इंच की आत्मा जड़ उस साधना सभ्यता के अभिजात वर्ग का अवतार हो सकती है? हालांकि इस 9 इंच की आत्मा जड़ के बारे में चुनौती इसकी गति और आत्मा क्यूई को हेरफेर करने के अजीब तरीके में निहित है। अगर मैं इसे समझ पाता, तो शायद मैं इसे नष्ट कर सकता था। जैसे जैसे युद्ध की इच्छा बढ़ती गई, वांग बाओले के मन में विचार उड़ते गए। 9 इंच की आत्मा जड़ जो उसकी लात से गिर गई थी, दसियों फीट दूर रुक गई क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और वांग बाओले को देखा। वांग बाओले ने इसे पूरी गंभीरता से देखा। 9 इंच की स्पिरिट रूट ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अचानक घुमाव के साथ इसने एक बार फिर से आसपास की स्पिरिट क्यूई को नियंत्रित किया, जिससे सभी स्पिरिट क्यूई घाटी के भीतर इकट्ठा हो गए, जिससे एक अदृश्य बवंडर बन गया जो एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। वांग बाओले की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने यह नज़ारा देखा। जब स्पिरिट क्यूई ने पहले काम किया था, तो स्पिरिट क्यूई एक भंवर में बदल गई थी जिसने उसे फंसा लिया था और इससे वह पहले ही आश्चर्यचकित हो गया था। अब जब उसने इसे फिर से देखा, तो वह थोड़ा समझ पाया कि स्पिरिट रूट एक अज्ञात रक्त क्यूई तकनीक का उपयोग करके इसे पूरा करने में सक्षम था। हालांकि वह अभी भी विवरण को समझने में असमर्थ था, इसलिए उसने उनके बीच की दूरी बढ़ाने के इरादे से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वांग बाओले पीछे हटे, 9 इंच की स्पिरिट रूट ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और हवा के माध्यम से सीधे वांग बाओले पर मुक्का मारा। भले ही यह 100 फीट दूर था और पतली हवा में हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह स्पिरिट क्यूई बवंडर के केंद्र में उतरा, जिससे चारों ओर से केंद्रित स्पिरिट क्यूई तुरंत फट गई, एक दुर्घटनाग्रस्त लहर की तरह वांग बाओले की ओर बह गई। अभी भी ये तकनीक है? वांग बाओले के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने अपने धार्मिक कलाकृतियों से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वह शोर के गूंजने के साथ ही एक बड़ी लहर से टकरा गया है। उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था क्योंकि उसका शरीर पीछे की ओर धकेला जा रहा था।
9 इंच की स्पिरिट रूट अचानक उभरी। इसकी हत्या करने की मंशा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अपने दाहिने हाथ को उठाकर और फिर से घुमाते हुए इसने एक बार फिर से आसपास की स्पिरिट क्यूई को इकट्ठा किया, जिससे स्पिरिट क्यूई ज्वार की लहर की तरह वांग बाओले की ओर बढ़ गई। वांग बाओले की सांसें तेज हो गईं क्योंकि वह पीछे हटने के लिए लड़खड़ा रहा था। हालांकि उसकी आंखें उसके सामने की हर चीज पर केंद्रित थीं। स्पिरिट रूट ने पहले ही 3 बार यही करतब दिखाया था। पहली बार वांग बाओले हैरान रह गए थे, दूसरी बार वह इसके बारे में कुछ सुराग पाने में कामयाब हो गया था। तीसरी बार वांग बाओले ने अपनी आंखें खुली रखीं, लेकिन फिर भी वह स्पिरिट रूट की तकनीक को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हालांकि स्पिरिट क्यूई के प्रति उसकी तीव्र संवेदनशीलता के कारण उसे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ समझ जरूर मिली। तूफान पैदा करना और उसे सीधे उसके केंद्र पर बढ़ाना इस अदृश्य स्पिरिट क्यूई को तोड़कर नष्ट कर देता है। ज्वार पैदा करने की तकनीक स्पिरिट क्यूई को समुद्री जल के रूप में मानने जैसा है। स्पिरिट रूट की गति पर ध्यान देने से सब कुछ कैसे काम करता है, ये समझने के बाद वांग बाओले का दिल उत्साह से कांप उठा। इसकी गति स्पिरिट क्यूई पर इसके प्रभाव से भी संबंधित है। वांग बाओले के दिमाग में स्पष्टता आई और इससे उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। वह जुनून से भर गया था। जिस तरह से स्पिरिट रूट ने स्पिरिट क्यूई को हेरफेर किया, उससे ऐसा लगा कि वांग बाओले के लिए एक दरवाज़ा खुल गया है, जिससे उसे युद्ध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिली। हालांकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था, फिर भी उसके लिए यह समझना मुश्किल था कि स्पिरिट रूट किन तकनीकों का उपयोग कर रहा था। हालांकि वांग बाओले के लिए यह तकनीक उसके एहसास जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। भले ही वह इसे पूरी तरह से दोहराने में सक्षम न हो, लेकिन वह किसी अन्य विधि का उपयोग करके इसे दोहराने की कोशिश कर सकता था। जैसे ही 9 इंच की स्पिरिट रूट उसकी ओर बढ़ी, वांग बाओले की निगाहें चमक उठीं। उसके भीतर के भक्षण करने वाले बीज ने उसके दाहिने हाथ को शक्ति दी, जिससे वह एक ब्लैक होल की तरह व्यवहार करने लगा जो फटने वाला था। एक अदृश्य महासागर की तरह आसपास की स्पिरिट क्यूई सीधे उसके दाहिने हाथ की ओर खींची चली आ रही थी। जैसे ही स्पिरिट क्यूई अंदर आए, वांग बाओले जोर से दहाड़े। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे ऊपर की ओर पटक दिया। उस चाल के साथ उसने जो स्पिरिट क्यूई इकट्ठा की थी वह भी बाहर फेंक दी गई, जिससे स्पिरिट क्यूई की दीवार बन गई, जिसने वांग बाओले की ओर बढ़ रहे 9 इंच के स्पिरिट रूट को रोक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ 9 इंच की स्पिरिट रूट का मुक्का रुक गया, जो स्पिरिट क्यूई की दीवार पर जोर से गिरा। जैसे ही वह पीछे हटा, उसका शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया। वांग बाओले उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और उनके बीच की दूरी सैकड़ों फीट तक बढ़ गई थी। ये देखकर वांग बाओले वहीं रुक गया। वह उत्तेजित था, ये लड़ाई उसके लिए बहुत मायने रखती थी। तो प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास इस तरह से किया जा सकता है। मेरा भक्षण करने वाला बीज केवल अवशोषित कर सकता है। अगर मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे अपनी धार्मिक कलाकृतियों पर निर्भर रहना होगा। एक हद तक मैंने उस तकनीक से मेल खाया है जिसका इस्तेमाल 9 इंच की आत्मा जड़ ने अभी किया था। अपनी उत्तेजना में 9 इंच की आत्मा जड़ मुड़ी फिर से वांग बाओले पर हमला करना चाहती थी। हालांकि वांग बाओले ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया, उसे रोकने के लिए अपने सामने की जगह को दबाया, जबकि अपने सुनहरे शरीर को वापस खींच लिया। रुको, आगे बढ़ने से पहले मुझे सब कुछ पचाने दो, ठीक है? जब वांग बाओले ने अपना स्वर्णिम शरीर वापस खींचा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, तो 9 इंच की आत्मा जड़ तुरंत रुक गई। उसकी ठंडी बर्फीली आभा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसे अब वांग बाओले की परवाह नहीं थी और वह पीछे मुड़ गया, आसमान में नीचे तैरता हुआ दूर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गया। वांग बाओले अचानक चिंतित हो गया। उसने आत्मा जड़ को दूर जाते हुए देखा। अगर यह जा रहा है तो मैं इसे बाद में कहाँ ढूंढूंगा? जब उसने इस बारे में गंभीरता से सोचा कि इसे कैसे फंसाया जाए, तो उसने देखा कि 9 इंच की आत्मा जड़ की आकृति सीधे उसके सामने पहाड़ी से गुजर रही थी और दूसरे छोर से आकाश में उभर रही थी। दृश्य देखकर वांग बाओले दंग रह गया। फूट फूट कर हंसते हुए उसने आत्मा जड़ को फंसाने का विचार छोड़ दिया। वह अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और उस पर लिखना शुरू करने के लिए एक इंद्रधनुषी आत्मा पत्थर निकाला। जहां तक प्राचीन मार्शल क्षेत्र को तोड़ने की बात है, वांग बाओले को अब कोई चिंता नहीं थी। उसे लगा कि उसे ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या वह 9 इंच की आत्मा जड़ को हरा सकता है और उसे अवशोषित कर सकता है। सोचने पर 9 इंच की आत्मा जड़ इतनी शक्तिशाली है। लोगों ने पहले इसे अवशोषित करने का प्रयास कैसे किया और महसूस किया कि इसे आत्मा जड़ में नहीं बदला जा सकता है। इसके बारे में सोचने के बाद वांग बाओले कुछ अनुमान लगाने लगे। उन्होंने सोचा कि कैसे कोई व्यक्ति सच्ची सांस के क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद एक पल के लिए रुक सकता है और इसे अवशोषित करने से पहले एक सच्ची सांस साधक के रूप में 9 इंच की आत्मा जड़ को दबा सकता है। भले ही एक सच्ची सांस साधक इससे लड़ने में असमर्थ हो, जब तक कि उचित योजना बनाई गई हो और कुछ सच्ची सांस साधक एकत्र हो, 9 इंच की आत्मा जड़ से लड़ना असंभव नहीं होगा।
अगर ऐसा है तो 4 प्रमुख दाव कॉलेजों को पहले इस 9 इंच की आत्मा जड़ से लड़ना चाहिए था और इसकी युद्ध तकनीकों की समझ हासिल करनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा क्यों था कि मैंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया और उसने एक गहरी सांस ली। उसने अन्य मामलों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इसके बजाय अपना सारा ध्यान अपने शिलालेखों की संरचना पर केंद्रित कर दिया। मैं भक्षण करने वाले बीज का उपयोग अवशोषण के लिए कर सकता हूं, लेकिन इसे मुक्त करने के लिए मुझे शिलालेखों पर निर्भर रहना होगा। वान बाओले की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे अधिक समझ प्राप्त हुई और उसने लिखना शुरू कर दिया। जल्द ही 3 दिन बीत गए। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर 7 इंच की स्पिरिट रूट प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ गई और 8 इंच की स्पिरिट रूट की खोज में शामिल क्षेत्र और भी फैल गया। वान बाओले घाटी के भीतर अपने बालों को उलझाए हुए खड़ा था। वह उत्साह से अपने दाहिने हाथ के दस्ताने को देख रहा था। ये वही है। इस दस्ताने को स्पिरिट कनिल के रूप में कई और रेनबो स्पिरिट स्टोन के साथ बढ़ाया गया है और इसके शिलालेखों को भी समायोजित किया गया है। वान बाओले ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज को छोड़ना शुरू कर दिया। तुरंत एक चूषण बल सभी दिशाओं में तेज गति से उसके दाहिने हाथ के दस्ताने में घुस गया। इससे पहले कि वह अपनी हथेली में समाहित हो पाता, वान बाओले ने दहाड़ते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे अपने सामने की जगह में फेंक दिया। जैसे ही मुक्का जमीन पर लगा, दस्ताने से तुरंत एक काली चमक निकली। एक विस्मयकारी प्रभाव तुरंत इसके भीतर से फूट पड़ा। एकत्रित स्पिरिट क्यूई के अदृश्य बादल से टकराया और इसे एक बवंडर में बदल दिया, जैसा कि 9 इंच की स्पिरिट रूट ने बनाया था। जैसे ही शोर गूंजा, वान बाओले के सामने का स्थान विकृत हो गया और जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं। पूरा परिदृश्य बेहद भयावह था। सफलता! वान बाओले ने अपनी खुशी में आसमान की ओर दिल खोलकर हंसा। दस्ताने में सबसे बड़ा सुधार यह था कि इसके भीतर बनने वाले तूफान की शक्ति को बढ़ाया गया और इसे एक प्रभावशाली बल में बदल दिया गया जो एकत्रित स्पिरिट क्यूई से टकराएगा। वान बाओले की शक्ति जितनी मजबूत और उसकी गति जितनी तेज होगी, दस्ताने उतना ही अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह स्पिरिट क्यूई से टकराने के बाद उत्पन्न होने वाला बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी थे। दस्ताने को एक बहुत ज़्यादा बल का सामना करना पड़ता था जिसे वान बाओले की मुट्ठी द्वारा अवशोषित किया जाना था और इसलिए यह विशेष रूप से टूटने के लिए अतिसंवेदनशील था। फिर भी वान बाओले ने पहले से ही इस पर विचार किया था और दबाव का सामना करने और इसे बाहर की ओर फैलाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया में इसने दस्ताने की शक्ति को कुछ हद तक बढ़ाने में भी मदद की। हालांकि सीमाएं थीं, लेकिन वर्तमान चरण में दस्ताने को बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। इसलिए एहसास हर चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वान बाओले जोर से हंसे और गर्व से कहा, मुझे 9 इंच की आत्मा जड़ की तलाश करनी है और फिर से उससे लड़ना है। हालांकि वह अपनी खोज पर निकलना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया, अपने सुनहरे शरीर को बाहर की ओर फैलाया और रक्त क्यूई को फैलाया। आइए पहले देखें कि क्या यह इसे लुभा सकता है। अगर यह सफल नहीं होता है तो मैं इसकी तलाश करूंगा। वान बाओले ने प्रार्थना की, प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा 1 घंटे तक बढ़ गई और ये देखकर कि आत्मा जड़ कैसे प्रकट नहीं हुई, वान बाओले ने आह भरी। वह बस हार मानने ही वाला था कि अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि आकाश में एक धुंधली आकृति दिखाई दी थी जो उसकी ओर दौड़ रही थी। आसपास की आत्मा क्यूई भी प्रभावित हो रही थी, एक अदृश्य तूफान में बदल रही थी जो उसके पास आते ही एक मजबूत दबाव पैदा कर रही थी जो उस पर उतर आया। मैं इसे यहाँ लुभाने में कामयाब रहा। वान बाओले आश्चर्यचकित था। जिस क्षण 9 इंच की आत्मा जड़ उसके पास आए, उसके भीतर का भक्षण करने वाला बीज फूट पड़ा। तुरंत आसपास की आत्मा क्यूई उसके साथ खींच गई। जैसे ही आत्मा क्यूई वान बाओले के दस्ताने वाले दाहिने हाथ के पास पहुंची, उसमें से एक काली चमक निकली और वान बाओले ने मुक्का मारा। धमाका! पलक झपकते ही चूषण बल और प्रभाव के तहत आत्मा क्यूई ज्वार की ऊर्जा जो 9 इंच की आत्मा जड़ ने पहले दिखाई थी, वान बाओले द्वारा दोहराई गई थी। शोर बहरा कर देने वाला था। निकट आ रही आत्मा जड़ जोर से हिली और सैकड़ों फीट पीछे धकेल दी गई। जैसे ही वह बिना हिले डुले जमीन पर उतरी, वान बाओले जोर से हंसे और हवा में उछल पड़े। उन्होंने अब निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं किया, बल्कि पहले हमला किया। 9 इंच की आत्मा जड़ पर हमला किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, 9 इंच की आत्मा जड़ ने अचानक अपना दाहिना पैर उठाया और जमीन पर जोर से कदम रखा। जमीन हिल गई, लेकिन परिणामी बल का उपयोग करके उसका शरीर आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय ये वहीं रहा और पहले से बने कंपन के माध्यम से एक मजबूत लहर फूट पड़ी जिसका केंद्र आत्मा जड़ था। लहर फैल गई और आसपास की आत्मा क्यूई को प्रभावित किया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह कैसे हुआ, लेकिन आत्मा क्यूई के बल पर सवार होकर कंपन हवा में फैल गया। चालकता के सिद्धांत के समान ये सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे सभी चट्टानें टूट गईं और पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए।
वांग बाओले का शरीर जोर से कंपन कर रहा था और उसके सभी आंतरिक अंग बहुत दर्द में थे। हालांकि उसे कुछ प्रभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी। वह जोर से दहाड़ा, उसके दस्ताने वाले दाहिने हाथ ने मुट्ठी बांध ली और दस्ताने वाले धार्मिक आर्टिफैक्ट को तुरंत हिला दिया, जिससे उसके द्वारा पहले खुदे गए शिलालेख सक्रिय हो गए। विस्फोट में उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज के साथ एक जोरदार मुक्का जमीन पर गिरा। जिस क्षण मुक्का गिरा, जमीन हिल गई। ये बहुत तेज नहीं था, लेकिन आसपास के आसमान में लगातार गड़गड़ाहट फैल रही थी, मानो स्पिरिट क्यू की लहरें आपस में टकरा गई हों। हाँ, मैंने एक और तरकीब सीख ली है। प्राचीन मार्शल आर्ट में लोग इसी तरह लड़ते हैं। मेरे पास भले ही आपके हुनर न हो, लेकिन मेरे पास धार्मिक कलाकृतियां हैं। वांग बाओले ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में तीव्र लड़ाई की इच्छाशक्ति भरी हुई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह तुरंत बाहर निकला, 9 इंच के स्पिरिट रूट के पास पहुंचा और उससे सीधे भिड़ गया। तेज धमाकेदार आवाजें लगातार फैलती रहीं। वांग बाओले और 9 इंच के स्पिरिट रूट ने सैकड़ों मुक्कों का आदान प्रदान किया, जिनमें से प्रत्येक ने आसपास के स्पिरिट क्यू को प्रभावित किया। न केवल वे शारीरिक रूप से इसका सामना कर रहे थे, बल्कि वे स्पिरिट क्यू में हेरफेर करके एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वांग बाओले ने जैसे जैसे लड़ाई की, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और स्पिरिट क्यू में हेरफेर करने की उसकी कला और भी निखरती गई। आसपास कोई नहीं था। अगर दूसरे लोग इस दृश्य को देखते तो वे निश्चित रूप से सदमे में डूब जाते। यह अविश्वसनीय था कि यह प्राचीन मार्शल आर्ट्स पर आधारित एक लड़ाई थी, क्योंकि जो लोग वहां थे उन्हें लगता था कि यह सच्ची सांस के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई थी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, 9 इंच की स्पिरिट रूट धीरे धीरे पीछे हट गई और उसका आकार धुंधला हो गया। भले ही वांग बाओले को थकान महसूस होने लगी थी, लेकिन वह बहुत ही उत्साहित था। न केवल उसने अपनी युद्ध तकनीकों में एक सफलता हासिल की, जिसने उसकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया, बल्कि 9 इंच की स्पिरिट रूट की उसकी इच्छा ने भी उसे प्रोत्साहित किया। चाहे वह इसे अवशोषित कर पाए या नहीं, अगर वह कोशिश भी नहीं करता तो उसे गुस्सा आता। ऐसा खास तौर पर इसलिए था क्योंकि वांग बाओले को लगा कि चूंकि उसके स्वर्ण शरीर ने 9 इंच के स्पिरिट रूट की ओर इतना मजबूत आकर्षक बल बनाया है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वह इसे अवशोषित कर सकता है। अपनी प्रत्याशा और उत्साह में वांग बाओले ने जोर से दहाड़ लगाई और एक बार फिर हमला किया। धीरे धीरे 9 इंच के स्पिरिट रूट के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं, जो फैलने लगीं और गहरी होती गईं। अंत में जैसे ही वांग बाओले के शरीर से रक्त की हुई फैलने लगी, उसके शरीर से सुनहरी चमक फूट पड़ी। एक मुक्का लगने से 9 इंच का स्पिरिट रूट जोरदार तरीके से कंपन करने लगा और बिखर गया। यह अब हरा कोहरा नहीं बल्कि चांदी का कोहरा था। चांदी का कोहरा बाकी से स्पष्ट रूप से अलग था। यह न केवल अधिक घना था, बल्कि इसमें आध्यात्मिकता की भावना भी थी। एक बार जब यह दिखाई दिया तो वांग बाओले ने इसे अवशोषित कर लिया। ये तुरंत उसके शरीर में घुस गया, उसके डेंटियन पर उस स्थान पर इकट्ठा हो गया जहां 8 इंच की आत्मा जड़ हुआ करती थी। वांग बाओले घबरा गया। 8 इंच की आत्मा जड़ की जगह पर चांदी के कोहरे का बादल इकट्ठा हो गया, लेकिन उससे आदान प्रदान नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे घृणा करता हो। कई बार चक्कर लगाने के बाद उसे अब उसकी परवाह नहीं रही और वह उसके शरीर से बाहर फैल गया। इस दृश्य ने वांग बाओले को चौंका दिया और वह ध्यान से देखने लगा। लानत है, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि तुम दूसरे हाथ के हो और फिर भी तुम मुझसे घृणा करते हो। जैसे ही वांग बाओले क्रोधित हुआ, चांदी का कोहरा तेजी से बह गया, उसके डेंटियन को छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे वांग बाओले की शारीरिक मुहर या पल्स संवर्धन मौजूद ही नहीं था। एक ड्रैगन की तरह ये सीधे उसके शरीर से गुजरा, उसका आधा हिस्सा शरीर से बाहर दिखाई दिया। आमतौर पर एक विशेषज्ञ जिसने अपनी शारीरिक मुहर प्राप्त कर ली है, वह अपने शरीर में किसी भी छिद्र को पूरी तरह से सील कर सकता है, जिससे क्यूई का बाहर की ओर फैलना मुश्किल हो जाता है। पल्स संवर्धन के शिखर पर जो लोग हैं, वे अपने शरीर को स्टील की दीवार में बदल सकते हैं, जिससे सब कुछ पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर भी 9 इंच के स्पिरिट रूट के सिल्वर फॉग को बनाए रखना मुश्किल था। वास्तव में पिछले मामलों में जो लोग 9 इंच के स्पिरिट रूट को अवशोषित करने में विफल रहे थे, वे इसी चरण में विफल हो गए थे। 9 इंच का स्पिरिट रूट सिल्वर फॉग भौतिक शरीर की उपेक्षा कर सकता था, इसलिए कोई भी इसे कैसे भी फंसाने की कोशिश करे, ये फिर भी आसानी से गुजर सकता है। अपनी आंखों के सामने सिल्वर फॉग को इतनी आसानी से जाते हुए देखकर वांग बाओले चिंतित हो गए। वापस आओ, वांग बाओले ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज अचानक फूट पड़ा, जिससे अविश्वसनीय अवशोषण शक्तियां मुक्त हुईं, जिसने फैलते हुए सिल्वर फॉग को पकड़ लिया और जल्दी से उसे एक बार फिर से चूस लिया। जल्दी से अपने आप को बदलो और मेरी स्पिरिट रूट बन जाओ। वांग बाओले ने गर्जना करते हुए ध्यान से देखा। चांदी का कोहरा जो फिर से अवशोषित हो गया था, वांग बाओले के शरीर के भीतर चक्कर लगाता रहा और 8 इंच की आत्मा जड़ पर एक बार फिर से इकट्ठा हो गया। पहले की तरह यह स्पष्ट था कि यह वांग बाओले से घृणा करता था।
ये कुछ चक्कर लगाने के बाद फैलने लगा और फिर से जाने का इरादा रखता था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वांग बाओले ऐसा होने दे। वह भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहता था और उसने अपने भक्षण करने वाले बीज के माध्यम से चूषण बल को एक बार फिर से चांदी के कोहरे को अवशोषित करने के लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, इस जीवन में नहीं। एक बार जब तुम अपने दादा वांग के दरवाजे में प्रवेश कर गए तो तुम्हें भाग्य के भरोसे रहना होगा। वांग बाओले ने गर्व से अपने पेट को थपथपाते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उसने कहा, चांदी का कोहरा चिढ़ गया। यह अब ड्रैगन में इकट्ठा नहीं हुआ बल्कि फैलने लगा। यह एक बड़ी मात्रा में धुंध में बदल गया और वांग बाओले के शरीर के हर हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश की। मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? वांग बाओले ने गोल आंखों से देखा। उसने अपने दांत पीसकर स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश की। उसके शरीर से एक सुनहरी चमक झिलमिला रही थी, मानो उसके शरीर की सतह को सील की एक और परत से मजबूत किया गया हो, जिसने उसके शरीर के हर हिस्से को बंद कर दिया हो। फैला हुआ चांदी का कोहरा तुरंत वांग बाओले के सुनहरे शरीर से टकराया। वांग बाओले के शरीर के भीतर से एक धीमी सी गुनगुनाहट फैली। चांदी का कोहरा एक बार फिर अवरुद्ध हो गया और वांग बाओले के सुनहरे शरीर को भेद नहीं सका। ये देखकर वांग बाओले तुरंत उत्साह में हंस पड़े। मैंने तुम्हें अपने हाथों में लेने की बहुत कोशिश की है और तुम भागना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, आज तुम्हें हार माननी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। वांग बाओले ने अपने पेट पर जोर से थप्पड़ मारा। वह उत्साहित था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि चांदी के कोहरे के प्रति उसके रवैये और उसके लहजे में कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक महिला को वेश्यावृत्ति में धकेल रहा हूँ? ये सही नहीं है, मेरी सोच गलत है। मैं जो कर रहा हूँ वह उसे आज्ञाकारी बना रहा हूँ, उसे सही रास्ते पर वापस लाना है। वांग बाओले को उसकी सोच से सुकून मिला और उसने खुद को कुछ हद तक वीर भी पाया। इसलिए उसने अपने गोल्डन बॉडी लॉकआउट को बनाए रखा, भक्षण करने वाले बीज द्वारा छोड़े गए चूषण बल को चारों ओर घुमाया। इसका नतीजा ये हुआ कि न केवल वांग बाओले के शरीर के भीतर चांदी का कोहरा फंस गया, बल्कि चूषण बल के नियंत्रण में भी आ गया, क्योंकि यह 8 इंच की स्पिरिट रूट के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हर बार जब वह इससे बचने की कोशिश करता तो वांग बाओले स्पिरिट रूट पर चूषण बल को मजबूत कर देता, उसे जोर से दबाता और उसे आज्ञा मानने के लिए मजबूर करता। हालांकि ये चांदी का कोहरा जिद्दी था। भले ही यह वांग बाओले के इतने दबाव में था, फिर भी इसने आदान प्रदान का विरोध किया। ये लगातार बहता रहा, आज्ञा मानना नहीं चाहता था। ये देखकर कि यह कितना प्रतिरोधी और जिद्दी था, वांग बाओले का गुस्सा और बढ़ गया। बहुत बढ़िया, तुम में हिम्मत है स्पिरिट रूट, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हें काबू में रखने का कोई तरीका नहीं है? वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, दृढ़ निश्चय की झलक दिखाई दी। वह अचानक मुड़ा और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए टूटी चट्टानों का उपयोग करने के बाद वह पैरों को क्रॉस करके अंदर बैठ गया और गहरी सांस ली। मैं इसे अब और नहीं बदलूंगा, इसके बजाय मैं तुम्हें सीधे जोड़ दूंगा। वांग बाओले ने गुनगुनाते हुए अपनी सारी रक्त की हुई वापस ले ली, यहाँ तक कि उसके शरीर की सुनहरी चमक भी धीरे धीरे वापस आ गई। यह विधि किसी के रक्त क्यूई को संपीड़ित करने के समान थी और इस प्रक्रिया में यह एक सील की तरह काम करती थी। बहुत जल्दी वांग बाओले के शरीर से अब सुनहरी चमक नहीं निकल रही थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो वह देख सकता था कि उसकी त्वचा के नीचे सुनहरी चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। संपीड़न के साथ उसकी रक्त क्यूई द्वारा दी गई सुनहरी चमक स्पिरिट रूट के फोकस के साथ लगातार वापस आ रही थी। ये छोटा होता गया और अंततः स्पिरिट रूट के चारों ओर इकट्ठा हो गया। एक झिल्लीदार परत की तरह इसने सिल्वर फॉग को 8 इंच के स्पिरिट रूट के सिरों के साथ कसकर बांध दिया। ये संपीड़न सील बेहद मजबूत थी और सिल्वर फॉग को रोकने वाली सुनहरी चमक के साथ सिल्वर फॉग फैलने में असमर्थ था और बलपूर्वक जुड़ा हुआ था, बिल्कुल भी बहने में असमर्थ था। इसे कसकर दबाया गया था और इसका बहने का एकमात्र तरीका 8 इंच के स्पिरिट रूट से जुड़ना था। यह एक ऐसी विधि थी जिसे वांग बाओले ने जानबूझकर अंत तक रखा। आसपास के वातावरण के इसे संपीड़ित करने के साथ सिल्वर फॉग के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प 8 इंच के स्पिरिट रूट से जुड़ना और उसके साथ जुड़ना था। इस मोड़ पर वांग बाओले ने नहीं रोका, बल्कि उसने सिल्वर फॉग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे संपीड़ित करना जारी रखा। जैसे ही सील वापस खींची गई, सिल्वर फॉग पर लगातार दबाव पड़ रहा था और एक हल्की दरार की आवाज़ निकली। भले ही तुम संयोजित न हो, मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा, भले ही मुझे तुम्हें टुकड़े टुकड़े क्यों न करना पड़े। वांग बाओले ने अपना पूरा जोर लगाया और धीमी आवाज़ में उसने संपीड़न बल बढ़ा दिया। अगर कोई होता तो वे इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। हालांकि वांग बाओले के पास स्वर्ण शरीर था और वह अपनी रक्त क्यूई और स्वर्ण शरीर को नियंत्रित करके एक सील बना सकता था जिससे वह बाकियों से अलग था। आखिरकार चांदी का कोहरा दबाव में आ गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। थोड़े समय के लिए विद्रोह करने की कोशिश करने के बाद यह बहुत अनिच्छा से वांग बाओले की 8 इंच की आत्मा जड़ के साथ एकीकृत होने लगा।
ये देखकर कि चांदी का कोहरा कैसे हार मान गया है, वांग बाओले विशेष रूप से प्रसन्न और उत्तेजित था। उसी समय उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसके माथे से पसीना बह रहा था। वास्तव में उसके लिए ऐसा तरीका अपनाना जोखिम भरा था। अगर ये तरीका विफल हो जाता तो वह आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तैयार था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वांग बाओले ने सोचा कि कैसे उसने 9 इंच की स्पिरिट रूट को पकड़ लिया और उसे अपने अधीन कर लिया, ऐसा कुछ जो पहले किसी ने नहीं किया था। वह खुश था और उसका शरीर भी उत्साह से कांप रहा था। 9 इंच, मैं 9 इंच की स्पिरिट रूट को प्राप्त करने वाला हूं जो पहले किसी ने नहीं किया है। मैं, वांग बाओले, निश्चित रूप से असाधारण हूं, हा हा। यहाँ तक कि 9 इंच की स्पिरिट रूट भी मेरे पीछे आना चाहती है। मैं आपकी पसंद को समझता हूँ 9 इंच, आप महान हैं, इसे जारी रखें। जैसे ही वांग बाओले ने खुद को खुशी में डुबोया, उसे लगा कि वह फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के एक कदम और करीब आ गया है। 8 इंच की स्पिरिट रूट के साथ चांदी की धुंध के एकीकृत होते ही उसकी आंखों से प्रत्याशा बहने लगी। इस क्षण 8 इंच की स्पिरिट रूट को पोषण मिला और वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। 8.1 इंच, 8.2 इंच, 8.3 इंच। चांदी के कोहरे के वांग बाओले की आत्मा जड़ के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो जाने के बाद मूल 8 इंच की आत्मा जड़ वास्तव में 9 इंच की लंबाई तक बढ़ गई थी। वांग बाओले ने उन्मादपूर्ण तरीके से हंसा और जल्दी से अपने पैरों को क्रॉस करके ध्यान लगाया। उसकी आंखों में प्रत्याशा की एक झलक दिखाई दी क्योंकि वह 9 इंच की आत्मा जड़ का उपयोग प्राचीन मार्शल क्षेत्र को तोड़ने और सच्ची सांस के क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक आधार के रूप में करना चाहता था। इसे तोड़ना मुश्किल नहीं था। किसी को बस अपने डेंटियन के भीतर आत्मा जड़ को रोपना था और इसकी जड़ों को अपने पूरे शरीर में अपने मेरिडियन में फैलने देना था, जिससे इसकी जगह आत्मा मेरिडियन बन जाए। इस तरह आत्मा क्यूई को अवशोषित करने की गति पहले की तुलना में काफ़ी तेज होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति मंत्र बनाने के लिए आत्मा क्यूई की संरचना में हेरफेर करने के लिए पूरी तरह से एकीकृत आत्मा मेरिडियन का उपयोग कर सकता है। फैलती हुई आत्मा जड़ और शिरोबिंदुओं का संयोजन व्यक्ति की मंत्रों का निर्माण करने की योग्यता के बराबर था। इस तरह कोई व्यक्ति सच्चा श्वास साधक बनने में सफल हो सकता है। जहां तक 1 से 8 इंच की आत्मा जड़ों की बात है, उनकी लंबाई ये निर्धारित करती है कि आत्मा जड़ पूरे शरीर में फैलते समय सभी शिरोबिंदुओं को किस हद तक प्रतिस्थापित कर सकती है। 1 इंच की आत्मा जड़ शरीर में सभी शिरोबिंदुओं के 10% को आत्मा शिरोबिंदुओं में बदल सकती है। 8 इंच की आत्मा जड़ सभी शिरोबिंदुओं के 80% को आत्मा शिरोबिंदुओं में बदल सकती है। और इसी तरह 90% आत्मा शिरोबिंदु। वांग बाओले ऊर्जा से भर गया क्योंकि उसने सफलता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि इस समय आत्मा श्वास गांव के बिल्कुल केंद्र में विशाल आकाश में ब्रह्मांड से गिरे सबसे बड़े टुकड़े से बनी पर्वत चोटी अचानक हिल गई। जिस क्षेत्र में पहाड़ स्थित था वह स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर एक प्रतिबंधित क्षेत्र में था। अगर कोई प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट भी उसके पास जाता तो वह उसमें आधा कदम भी नहीं रख पाता। अगर उस क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश किया जाता तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। केवल वे लोग जो सच्ची सांस के दायरे में पहुंच चुके थे वे ही थोड़ी देर के लिए रुक सकते थे और अंतरिक्ष में घुस सकते थे। हालांकि चूंकि कोई भी सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ था, इसलिए इसे खोले जाने के बाद से कोई भी अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया था। हालांकि अभी भी पहाड़ की चोटी के आसपास कुछ छात्र थे। जब उन्होंने इसे दूर से देखा तो ऐसा लगा जैसे वे इसे श्रद्धांजलि दे रहे हों। पहाड़ के कांपने से छात्रों में तुरंत ही हड़कंप मच गया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, पहाड़ और भी जोर से कंपन करने लगा और उस पर कई रून दिखाई दिए जो लगातार चमक रहे थे। जैसे ही यह चमक रहा था, पहाड़ के भीतर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं, जो प्रकाश का एक समुद्र बना रही थी जो सभी दिशाओं में आसमान में फैल रही थीं। दूर से देखने पर प्रकाश की किरणें अनंत थीं, जो आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए सभी को मोहित कर रही थीं। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के छात्रों ने पहाड़ से चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, आकाश में फैली चमक को देखा। उनके हाव भाव बदल गए और वे सभी अविश्वसनीय महसूस करने लगे। क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंदर घुस आया हो? चमक बहुत तेज थी। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के बाहर भी 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपति और हवाई बंदरगाह पर खड़े साधक सभी चौंक गए क्योंकि उन्होंने स्पिरिट ब्रीथ विलेज के भीतर से प्रकाश की किरणें निकलती देखीं। क्या हो रहा है? ये स्थिति पहले कभी नहीं हुई। 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपति अशांत दिखे। वे तुरंत उठे और अपना ध्यान इस पर केंद्रित किया। यहाँ तक कि वे भी अनिश्चित थे कि ऐसा कुछ क्यों होगा, और उसी समय उनके दिलों में चिंताएं पैदा होने लगीं। स्पिरिट ब्रीथ विलेज के सभी छात्र विभिन्न दाव कॉलेजों के कुलीन थे, जिनमें से प्रत्येक में अपने दाव कॉलेजों का गौरव और आनंद बनने की क्षमता थी। अगर उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाता तो ये दाव कॉलेजों के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान होता। अगर नुकसान किसी ऐसे व्यक्ति को होता जिस पर विभिन्न दाव कॉलेजों ने अपनी उम्मीदें टिकाई हुई थीं, तो नुकसान सहन करना बहुत मुश्किल होता।
इसलिए 4 प्रमुख दाव कॉलेजों के कुलपतियों ने करीब से देखने के बाद तुरंत जेड स्लिप्स को वापस ले लिया और अपने अपने कॉलेजों की ऊपरी अकादमी से संपर्क किया ताकि ज़रूरत पड़ने पर बचाव अभियान की तैयारी की जा सके। जैसे जैसे स्पिरिट ब्रीथ विलेज के बाहर के लोग घबराते गए, वैसे वैसे गांव के छात्र भी बेचैन होते गए क्योंकि वे गहरी सांसें लेते रहे, उनके मन में सवाल और संदेह उठते रहे। कुछ छात्रों ने तुरंत ही स्पिरिट रूट्स की अपनी खोज छोड़ दी और ट्रू ब्रीथ क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां से चले जाने का फैसला किया। हालांकि जो लोग ऐसा करने के लिए तैयार थे उन्हें केवल 5 इंच से कम की स्पिरिट रूट्स ही मिली थीं। जो लोग 6 या 7 इंच की अवस्था तक पहुंच चुके हैं उन्होंने दृढ़ता दिखाई और बदलाव होने का एहसास होने के बावजूद आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे 8 इंच की आत्मा जड़ को खोजना होगा और उसी अवस्था में आगे बढ़ना होगा। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विकल्प थे। इस समय बाहरी अंतरिक्ष से आए टुकड़े से बने पहाड़ के भीतर उस गहराई में जहां तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है, जहां तक ये खुला था, बंजर भूमि का एक बड़ा क्षेत्र मौजूद था। इस बंजर भूमि में अनगिनत मूर्तियां और पुराने दिनों के कपड़े पहने हुए असंख्य कंकाल बहुतायत में थे। सभी मूर्तियां एक जैसी थीं, जिनके 3 सिर थे। उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे, कुछ हंसी से हंस रहे थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ रो रहे थे। वे 20 फीट से अधिक लंबे थे, एक लड़ाकू सैनिक की तरह। उनके काले शरीर आसपास की फटी पुरानी वास्तुकला की शैली से काफ़ी अलग थे। लगभग सभी मूर्तियां कुछ हद तक टूटी हुई थीं। कंकालों को जिस तरह से व्यवस्थित किया गया था उसे देखकर ऐसा लगता है कि जब ये लोग जीवित थे तो मूर्तियों के साथ उनकी जिंदगी और मौत की लड़ाई हुई थी और अंत में सभी की मृत्यु हो गई। केवल सबसे दूर की मूर्ति को ही पूर्ण माना जा सकता है। हालांकि एक लंबा भाला इसके बीच में घुस गया था, जिससे इसका आधा हिस्सा बाहर लटक रहा था। मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक पुराना तेल का दीपक लटका हुआ था जो पहले ही बुझ चुका था। इस समय किसी अज्ञात कारण से इस मूल रूप से बुझे हुए दीपक पर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। लौ बेहद कमजोर थी और इसे आसानी से बुझाया जा सकता था। जैसे ही यह चमकी, इसके भीतर एक बैंगनी आकृति धुंधली सी दिखाई देने लगी। जैसे ही आकृति दिखाई दी, खंडहर में पड़ी इस लगभग पूरी मूर्ति से एक भावहीन और बेजान आवाज गूंजी। खोजा गया, चरमपंथी, मार डालो, निगल जाओ। हालांकि आवाज धीमी और नर्म थी, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों में बोली, जैसे कि कोई लाइलाज चोट या कमजोरी हो जो बहुत लंबे समय से मौजूद थी। ये फैल गई और मूर्ति के हाथ पर लटके दीपक में छोटी लौ से बनी बैंगनी आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोली और लौ से बाहर निकल गई। जैसे ही वह उभरी, उसके पूरे शरीर से एक बैंगनी चमक चमक उठी। यह एक पुरुष की आकृति थी और वह भावहीन था और उसके लंबे बाल हल्के से बह रहे थे। बैंगनी कवच पहने हुए उसके शरीर के हर हिस्से से एक चमकदार बैंगनी चमक निकल रही थी। बहुत जल्दी उसके शरीर पर बैंगनी कवच टूट गया और सड़ गया। बैंगनी चमक भी जल्दी ही फीकी पड़ गई, यहाँ तक कि उसका शरीर भी सहारा खो बैठा और तेजी से बिखर गया। अंत में जो कुछ बचा था वह एक हल्की बैंगनी चमक थी। वह बैंगनी चमक ऐसे टिमटिमा रही थी मानो गायब होने वाली हो। जो कुछ भी पहले हुआ था वह अतीत की एक काल्पनिक महिमा की तरह था। अब यह आग की तरह सड़ गया था और मुक्ति से परे कमजोर हो गया था। हालांकि अंत में जब बैंगनी चमक का 99% हिस्सा खत्म हो गया तो बची हुई हल्की बैंगनी चमक स्थिर हो गई और यह अचानक आगे बढ़ी, जैसे कि वह भागकर शून्य में विलीन होना चाहती हो। जैसे ही वह जाने वाली थी, अंतरिक्ष मलबे से बना पहाड़ चमक उठा और एक बड़े क्षेत्र को रोशन कर दिया। रून अपनी पिछली हरकतों से आगे निकल गए, अचानक एक दमनकारी शक्ति का निर्माण किया। जो बैंगनी चमक भागना चाहती थी वह टिमटिमाने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खत्म करना चाहती हो। इसकी चमक काफी कम हो गई थी, लेकिन अंतिम धक्का के साथ ये दमनकारी बल से मुक्त होने में कामयाब रहा, एकीकृत हो गया और शून्य में गायब हो गया। जब ये फिर से प्रकट हुआ तो ये स्पिरिट ब्रीथ विलेज के ऊपर आसमान में था। ये टुकड़े से बने पहाड़ से बाहर निकलने के बाद भी अस्थिर था। पहाड़ से चमक अंतहीन रूप से जारी रही और प्रतीक बिना रुके झिलमिलाते रहे। दमनकारी बल बना रहा, सभी दिशाओं से आ रहा था और इसे फिर से संपीड़ित कर रहा था। बैंगनी चमक को मिटाए बिना हार नहीं मानना चाहता था। जैसे ही इसने दमनकारी बल का विरोध किया जो इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, यह मंद हो गया, लेकिन बैंगनी चमक की गति में एक बिट भी कमी नहीं आई। आगे बढ़ने की दिशा तय करने के बाद ये बिजली की गति से उस ओर बढ़ गया। ये ठीक उसी पहाड़ की ओर बढ़ रहा था जहां वांग बाओले ध्यान कर रहे थे। खोजा गया, चरमपंथी, मार डालो, निगल जाओ। तुरंत बैंगनी चमक उस पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई दी जिसे उसने चुना था। बिना रुके यह उस ओर अपार ऊर्जा के साथ बढ़ गया। उस समय वांग बाओले पहाड़ की गुफा में बैठा था। उसके शरीर में आत्मा जड़ अब हरी नहीं बल्कि चांदी की हो गई थी, जो 9 इंच की आत्मा जड़ के साथ एकीकृत हो गई थी। इसने कई जड़ें उगाई थीं, भक्षण करने वाले बीज के चारों ओर लिपटी हुई और उसके पूरे शरीर में फैल गई, प्रत्येक मेरिडियन के साथ एकीकृत हो गई। ये प्रक्रिया दर्दनाक नहीं थी।
वास्तव में ये दिल और दिमाग के लिए आरामदायक थी, एक तेज विकास की तरह। यह उसके शरीर के परिवर्तन के प्रति एक खुशी थी। अपने शरीर के भीतर आत्मा जड़ के प्रसार को महसूस करते हुए मेरिडियन के परिवर्तन के साथ 10 से 70% तक बढ़ते हुए वांग बाओले उत्साहित थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आत्मा क्यूई के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी तेजी से बढ़ गई थी। वांग बाओले का अनुभव सर्दियों में ठंडी हवा के साथ आत्मा क्यूई की तुलना करने जैसा था। पहले वह कपड़े पहने हुए था और हालांकि वह ठंड को महसूस कर सकता था, फिर भी इसमें कमी थी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे कपड़े उतार दिए गए हों और ठंडी हवाओं में खड़े होने पर उसका अनुभव और ठंडी हवा के प्रति संवेदनशीलता पूरी तरह से अलग थी। ये रूपक उचित लगता है। हालांकि वह आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था, लेकिन वांग बाओले अभी भी होश में था। अब उसने देखा कि स्पिरिट रूट पहले ही फैल चुका था और उसके 80% मेरिडियन के साथ एकीकृत हो चुका था। जैसे जैसे ये 90% तक बढ़ा, उसे और भी खुशी महसूस हुई। एक बार जब मैं सफलता पूरी कर लूँगा तो मैं टुकड़े से बने पहाड़ को देखने जाऊँगा। चांसलर ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है और दाओ कॉलेज ने भी। अगर मैं उनके लिए और सामग्री ला सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वांग बाओले उत्साहित और प्रत्याशा से भरा हुआ था, यह महसूस करते हुए कि वह आगे बढ़ने वाला था। लेकिन उस पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। संकट की एक अवर्णनीय भावना दुर्घटनाग्रस्त महासागर की तरह उतरी। वांग बाओले के दिल और दिमाग में विस्फोट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के दरवाजे उसके ठीक सामने खुल गए हों। नरक से एक रक्षक का हाथ उसकी जीवन की लौ को बुझाने की कोशिश कर रहा हो। क्या हो रहा है? इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता, वांग बाओले के दिमाग में हलचल मच गई। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ रहा है जो आकाश और धरती को तहस नहस कर सकता है, जो न केवल उसके शरीर को चीरना चाहता है बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट करना चाहता है। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके कानों में एक ठंडी आवाज़ गूंज रही है। खोजा गया, चरमपंथी, मार डालो, निगल जाओ। संकट बहुत अचानक आ गया था और आवाज़ अस्पष्ट थी। वांग बाओले को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसके चारों ओर एक बहरा कर देने वाली शॉकवेव फूट पड़ी। जैसे ही आवाज़ गूंजी, जिस पहाड़ पर वांग बाओले ध्यान कर रहे थे वह तुरंत ढह गया। मलबा और चट्टानें चारों तरफ बिखर गईं। चट्टानों के प्रभाव के कारण उसके शरीर के सभी अंग बहुत दर्द में थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दुर्घटनाग्रस्त लहरों और ऊंचे पहाड़ों से कुचला जा रहा हो। ताज़ा खून बेकाबू होकर बह रहा था और उसका शरीर एक पतंग की तरह था जिसकी डोर कट गई थी, जो चारों तरफ तेजी से लुढ़क रहा था। उसके मुंह से लगातार ताज़ा खून बह रहा था और उसके शरीर का हर अंग बहुत दर्द कर रहा था। जो कुछ भी हुआ था वह वांग बाओले के लिए उलझन भरा था, जिसे हवा में उछाला जा रहा था। अब जब उसका दिमाग घूम रहा था तो उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह नहीं देख पा रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। वह केवल एक बैंगनी चमक देख पा रहा था जिसने उसके पूरे दृश्य क्षेत्र को घेर लिया था, उसे अपने भीतर समाहित कर लिया था। इसके बाद जो हुआ वह पहले कभी न देखी गई तीव्र पीड़ा थी। वांग बाओले ने एक दयनीय, तीखी चीख निकाली। दर्द अवर्णनीय रूप से तीव्र था, मानो उसके शरीर का हर इंच चूर्ण में बदल रहा हो। एसिड से जंग लगने के समान दर्द उसके शरीर के भीतर से तेजी से फैल रहा था। तीव्र दर्द ने वांग बाओले को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। दूर से देखने पर उसका शरीर हवा में था, चारों ओर एक बैंगनी चमक थी जो एक बड़े मुंह की तरह लग रही थी, उसे निगलने की तैयारी कर रही थी। वांग बाओले का शरीर मुरझा रहा था और पूरी प्रक्रिया नंगी आंखों से देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि इस पल उसका जीवन समाप्त होने वाला था। हालांकि ठीक इसी पल उसके स्वर्ण शरीर में एकीकृत रहस्यमय काला पदार्थ अचानक प्रकट हुआ, जो बैंगनी चमक को उसे निगलने से रोकने का प्रयास कर रहा था, जिससे बैंगनी चमक बाधित हो गई। उसी समय टुकड़े पहाड़ पर रून प्रकाश का एक समुद्र दे रहे थे जो पहले से कहीं बड़े पैमाने पर था। जैसे जैसे प्रकाश जोरदार चमकता गया, इसने एक दमनकारी बल का निर्माण किया जो तेजी से ताकत में बढ़ रहा था। सभी प्रकार के प्रतिरोध ने आखिरकार वांग बाओले के भ्रमित मन में स्पष्टता का एक पल डाला। वह नहीं जानता था कि कौन उसे मरना चाहता था, नहीं वह जानता था कि वह इस स्थिति में क्यों आ गया था, लेकिन वह जानता था कि वह मरना नहीं चाहता था। तुम मुझे निगलना चाहते हो, मैं तुम्हें निगल लूंगा। वांग बाओले ने संघर्ष किया, दर्द में चीखते हुए, दर्द की लहरों को झेलते हुए जो उसे अपने शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज को छोड़ने के लिए एक महासागर की तरह डुबोती हुई लग रही थी। वह एक ब्लैक होल की तरह था जो आसपास की बैंगनी चमक को सोख रहा था। ये क्षण उसके निर्दयी चरित्र का उदाहरण था। वह अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर था, लेकिन खुद के प्रति और भी क्रूर था। उसे एहसास हुआ कि वह बैंगनी चमक से बच नहीं सकता, इसलिए उसने आगे कोई परवाह नहीं की। उसके दिमाग में बस यही विचार था कि बैंगनी चमक को निगल जाऊं। क्या तुम मुझे निगलना नहीं चाहते थे? फिर मैं तुम्हें पहले निगल लूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। पलक झपकते ही उसके शरीर को घेरने वाली बैंगनी चमक टिमटिमाने लगी।
अगर यह अपनी सबसे चमकदार अवस्था में होती तो यह एक पल में वांग बाओले को निगल सकती थी। हालांकि यह अपने सबसे कमजोर बिंदु पर थी और टुकड़े के पहाड़ से बाहर निकलते समय इसे जिस दमनकारी बल का सामना करना पड़ा था और अपनी यात्रा में इसे बार बार होने वाले दबाव का सामना करना पड़ा था, ये काफ़ी कम शक्तिशाली हो गया था। जैसे ही इसने वांग बाओले को निगलने का प्रयास किया, वांग बाओले के शरीर के भीतर रहस्यमय काले पदार्थ ने भी इस पर प्रभाव डाला। वांग बाओले का भक्षण करने वाला बीज जाहिर तौर पर अपनी तरह का एक था। सब कुछ ने वांग बाओले के भक्षण करने वाले बीज से चूषण बल के तहत बैंगनी चमक को विकृत कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे चमक धीरे धीरे वांग बाओले के शरीर में समा गई। दूर से वांग बाओले के चेहरे का भाव निर्दयी था। उसके शरीर के चारों ओर की बैंगनी चमक बैंगनी तंतुओं के समान अलग अलग प्रकाश किरणों में कमजोर हो गई थी। इसका एक हिस्सा वांग बाओले के शरीर के भीतर था और इसका एक हिस्सा बाहर था। जैसे जैसे यह विकृत और संघर्ष कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वांग बाओले के शरीर से कई बैंगनी बाल उग रहे हों। ये किसी अलौकिक प्राणी की तरह था। यह अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था और जैसे जैसे बैंगनी चमक कई बैंगनी किरणों में बदल गई और वांग बाओले के भक्षण करने वाले बीज से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, वांग बाओले इस जीवन मृत्यु संकट में क्रूर हो गया। उसका चेहरा निर्दयता और पागलपन के भाव में विकृत हो गया था। वह जानता था कि एक बार बैंगनी चमक निकल जाने के बाद ये निश्चित रूप से उसे फिर से निगलने के लिए वापस आएगी, और इसका मतलब था कि वह इस महत्वपूर्ण जीवन या मृत्यु युद्ध के दौरान खुद को विचलित नहीं होने दे सकता था। भागने की कोशिश कर रहे हो? मेरे साथ जब चाहो तब आने जाने के बारे में मत सोचो। अंदर आओ, वांग बाओले चिल्लाया, अपने शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज को हेरफेर करने के लिए अपना पूरा प्रयास किया ताकि वह और भी अधिक मजबूत चूषण बल जारी कर सके। चूषण बल इतना मजबूत था कि वांग बाओले के शरीर के भीतर चांदी की 9 इंच की आत्मा जड़ भी कंपन करने लगी और अस्थिर हो गई। वांग बाओले ने अपनी प्राचीन मार्शल आर्ट की आधी से अधिक सफलता पूरी कर ली थी, लेकिन वह पूरी तरह से सच्ची सांस की स्थिति में नहीं आया था। इसलिए आत्मा जड़ पूरी तरह से वांग बाओले के मांस और रक्त के साथ एकीकृत नहीं हुई थी। भक्षण करने वाले बीज के लिए 9 इंच की आत्मा जड़ वांग बाओले के मांस के विपरीत एक विदेशी शरीर माना जाता था। यह महसूस करते हुए कि उसकी आत्मा जड़ अस्थिर कर रही थी, वांग बाओले चिंतित हो गया। हालांकि जैसे ही उसने प्रतिवर्ती रूप से भक्षण करने वाले बीज की चूषण शक्ति को कम किया, बैंगनी चमक ने एक अवसर महसूस किया और अचानक शक्ति प्राप्त की, मुक्त होने की कोशिश की। मैं जोखिम उठाऊंगा, ये देखकर कि क्या हो रहा था, वांग बाओले ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसने आत्मा जड़ की अवहेलना की और भक्षण करने वाले बीज की चूषण शक्ति को बढ़ा दिया, इसे उच्चतम स्तर पर बनाए रखा। बहुत जल्दी बैंगनी चमक एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा करके उसके शरीर में समा गई। उसकी आत्मा जड़ भी उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाले बीज के करीब चली गई। ये सीधे वांग बाओले के भक्षण करने वाले बीज में एकीकृत हो गई थी। ये देखकर कि उसकी आत्मा जड़ धीरे धीरे भक्षण करने वाले बीज में समाहित हो रही है, वांग बाओले परेशान और क्रोधित हो गया और वह और भी अधिक क्रूर हो गया। अंत में थोड़ी देर बाद उसकी आत्मा जड़ पूरी तरह से भक्षण करने वाले बीज में समाहित हो गई। उसके शरीर के बाहर की बैंगनी चमक अंततः पूरी तरह से उसके शरीर में समा गई, ठीक भक्षण करने वाले बीज में। जिस क्षण बैंगनी चमक भक्षण करने वाले बीज में समा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अवशोषित करने की क्षमता वाले 2 ब्लैक होल एक साथ ढेर हो गए हों। एक बहरा कर देने वाली गर्जना जो स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ने में सक्षम प्रतीत होती थी, तुरंत वांग बाओले के शरीर से तूफान की तरह फूट पड़ी। ये चारों दिशाओं में फैल गई और वांग बाओले के शरीर को अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे ही जोरदार धमाका हुआ, वांग बाओले का शरीर जोर से कंपन करने लगा और उसके मुंह से ताज़ा खून निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी क्योंकि वह हवा से सीधे जोर से नीचे गिरा और फर्श पर गिर गया। खुद को बचाने का कोई साधन न होने के कारण वह बेहोश हो गया। भले ही वह बेहोश था, लेकिन उसके शरीर के भीतर तूफान शांत नहीं हुआ और भी अधिक क्रूर हो गया। भक्षण करने वाला बीज और बैंगनी चमक एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे थे। ये वांग बाओले के शरीर के भीतर 2 अलग अलग भक्षण करने वाली शक्तियों के बीच जीवन मरण की लड़ाई थी। बैंगनी चमक के संघर्ष और उसके अवशोषण के कारण वांग बाओले स्पष्ट रूप से मुरझा गए और क्षीण दिखाई देने लगे। उसी समय भक्षण करने वाले बीज द्वारा बैंगनी चमक को निगलने से वांग बाओले के शरीर को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने में मदद मिली। बस इसी तरह दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई, वांग बाओले की मेरिडियन को चीरते हुए। अंत में बैंगनी चमक हार गई और अब वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर रही थी क्योंकि वह धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। भक्षण करने वाले बीज ने अवसर का फायदा उठाया, सीधे उसके साथ एकीकृत हो गया। इस एकीकरण के साथ वांग बाओले का कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि उसकी आत्माएं कमजोर हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि उसकी जीवन की लौ किसी भी क्षण बुझ जाएगी।
हालांकि जैसे ही उसके शरीर के भीतर भक्षण करने वाला बीज बैंगनी चमक के साथ एकीकृत हुआ, भक्षण करने वाले बीज के बाहर एक बैंगनी जड़ दिखाई दी। एक नज़र में यह आत्मा की जड़ के समान लग रहा था, लेकिन अगर कोई इसे करीब से देखे तो उसे एहसास होगा कि यह उस बैंगनी किरण की तरह लग रहा था जिसे भक्षण करने वाले बीज ने निगल लिया था। बैंगनी किरण जैसी जड़ें वांग बाओले के शरीर के भीतर फैल गईं और भक्षण करने वाले बीज को इसका केंद्र बनाया। जैसे ही यह उसके फटे हुए मेरिडियन में प्रवेश किया, इसने उन्हें ठीक कर दिया और उनके साथ मिलकर आत्मा की जड़ की जगह ले ली। एक असामान्य और पहले कभी न देखी गई उत्परिवर्तित आत्मा मेरिडियन का निर्माण किया। 10%, 20%। जिस गति से यह फैल रहा था और ठीक हो रहा था, वह और भी तेज हो गया। पलक झपकते ही प्रक्रिया का 1/4 हिस्सा पूरा हो गया, जो 30% की ओर बढ़ रहा था। वांग बाओले की आत्मा तेजी से ठीक हो गई क्योंकि बैंगनी चमक वाली आत्मा जड़ ठीक हो गई और फैल गई। जैसे ही उसके शरीर में 30% मेरिडियन बैंगनी चमक वाली स्पिरिट रूट के साथ मिल गए, उसकी आत्मा उस पर हमला होने से पहले ही चरम अवस्था में पहुंच गई थी। बैंगनी चमक द्वारा हमला किए जाने से पहले वांग बाओले पहले से ही बेहद मजबूत था। अपने मेरिडियन के 80% एकीकरण के साथ उसकी आत्मा बेहद मजबूत थी। हालांकि अभी बैंगनी चमक वाली स्पिरिट रूट केवल 1/3 ही फैली थी, लेकिन वांग बाओले को अपनी पिछली चरम अवस्था में वापस जाने की अनुमति दे सकती थी। इससे ये स्पष्ट था कि बैंगनी चमक वाली स्पिरिट रूट अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। बिना रुके ये फैलती रही और जैसे जैसे वांग बाओले की आभा मजबूत होती गई, उसकी मेरिडियन का एकीकरण 30 से 40 से 50% तक बढ़ गया। यह अंततः 90% तक पहुंच गया। भले ही वह अभी भी बेहोश था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली दमनकारी शक्ति बेहद भयानक थी। हालांकि यह अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, फैलाव अभी भी जारी था। कुछ सांसों के बाद बैंगनी चमक वाली स्पिरिट रूट पहले से ही वांग बाओले के पूरे शरीर में फैल चुकी थी, जिससे उसकी सभी मेरिडियन स्पिरिट मेरिडियन में बदल गई थी। यहाँ तक कि उन छोटी दुर्गम मेरिडियन पर भी असर पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि 100% से ज़्यादा हासिल हो चुका था, जो मानवीय रूप से संभव की चरम सीमा तक पहुँच गया था। इतना सब होने के बाद भक्षण करने वाला बीज आखिरकार शांत हो गया, जिससे एक चक्करदार ब्लैक होल बन गया जिसने वांग बाओले के डेंटियन की जगह ले ली और वह शांत हो गया। हर जगह शांति थी और प्रकाश के समुद्र द्वारा बनाई गई दमनकारी शक्ति गायब हो गई। आसमान में अंधेरा था और वांग बाओले वहां लेटे हुए थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। जिस क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनमें से एक हल्की बैंगनी चमक चमक उठी।